और बच्चों क्या हाल चाल? सो फिजिक्स पेपर हो गया, ठीक है। और ज्यादातर लोगों ने जिन बच्चों से मैंने बात की है, जिन्होंने मुझे बताया है कि फिजिक्स पेपर सर बहुत टफ था, ठीक है। टफ नहीं था, थोड़ा सा लॉजिक बेस्ड पेपर आ गया था ये बार, जो कि जरूरी भी था। और लॉजिक बेस्ड पेपर, जैसे मैंने बताया कि लॉजिक बेस्ड पेपर जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन से ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होता, ये आपके अंडरस्टैंडिंग पे बेस हो जाता है कि आप कौन से क्वेश्चन को कौन से फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हो। और इसीलिए पेपर जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था कंपैरेटिवली, क्योंकि अभी पिछले 5 साल के अगर आप पेपर्स देखेंगे तो बहुत डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, बहुत डायरेक्ट डेरिवेशंस थे, तो बहुत ईजी लग रहा था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आज हम क्या करेंगे कि हम हमारा सेट 3 जो था बोर्ड एग्जाम्स का, वो सेट 3 का पेपर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हमें कैसे क्वेश्चंस टैकल करने थे, ताकि आपको ये आइडिया मिल जाए कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे और कहाँ पे आपने मार्क्स स्कोर किए हैं। डरने की जरूरत नहीं है, जो भी मार्क्स आए ठीक है, अब एग्जाम हो गया है, उसकी स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी आपके एंट्रेंस आ रहे हैं, आपको एंट्रेंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये आपको इसलिए हेल्प करेगा कि जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आपको एंट्रेंस में भी ये फायदा होगा कि यार मैं कहाँ कहाँ पे लॉजिक बेस्ड मिस्टेक्स कर रहा हूँ, वो आपको समझ जाएगा। और लॉजिक कैसे लगाने हैं, कौन से क्वेश्चंस में लगाने हैं, कौन सा फॉर्मूला हमें इस क्वेश्चन में लगाना था जो आप क्लिक नहीं कर पा रहे थे, उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा कि यार कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगाना था। थियरी क्वेश्चंस जैसे मैं बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा मैं यहाँ पे तुम आपको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा जो डायरेक्ट डेरिवेशन बेस्ड है। पॉइंट्स बता दूंगा आपको, आप डायरेक्ट उसको फिर टेक्स्ट बुक से ढूंढ के आप उसको रिवाइज कर सकते हो। तो हम आज ट्राई करेंगे कि हम एटलीस्ट 2 सेक्शंस आज हमारे लाइव वीडियो में कवर करेंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, इन दोनों को हम कवर करेंगे। फिर हम देखेंगे कि आपको इसमें से क्या क्या चीजें आई, क्या क्या नहीं आई, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, जैसे आप बताएंगे। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट हमारे लाइव में नेक्स्ट जो मेजर सेक्शंस है 3 नंबर वाला और आपका मेजर डी सेक्शन, वो दोनों को हम सी और डी को कवर करेंगे। अभी के लिए हम चलते हैं क्वेश्चन पेपर सेट 3 है आपका, थर्ड सेट के पहले एमसीक्यू में। और पहला एमसीक्यू अगर हम देखते हैं तो पहला एमसीक्यू ही थोड़ा सा क्लीन बोल्ड करने टाइप आया था, क्योंकि ये जो है ये मेरे हिसाब से भी एक्चुअली लेवल अगर आप देखें तो लेवल 3 के आसपास का क्वेश्चन है, 2.5 का। क्योंकि इसको समझने के लिए मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों की नॉलेज आपको होना जरूरी है। ऐसा क्यों, यहां देखिए मैंने ऐसा क्यों बोला कि दोनों की नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसको देखते हैं तो हमें पूछा है कि Q1/Q3 का रेशियो निकालो, ठीक है। और यहाँ पे आपको डेटा नहीं दिया है, ग्राफ दे दिया है, ठीक है। ग्राफ किसका है पहले वो देखो, फोर्स वर्सेस 1/r का। फोर्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है कि 1/4πε0 Q1/Q2/r²। अब देखो इसमें से ग्राफ किसका बना है बच्चों, ग्राफ बना है फोर्स वर्सेस r² का, नहीं 1/r² का। तो हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे मैथ के फॉर्मूला के हिसाब से, तो F हो जाएगा K Q1/Q2 इंटू 1/r², ठीक है। ये हमारा y है, ये हमारा x है, तो ये जो है बच्चों ये हमारा स्लोप हो जाएगा। ये आपको मैथ्स से पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला कहां से आ रहा है, ठीक है। तो ये बन जा रहा है हमारा इक्वेशन y इज इक्वल टू mx। और हमें Q1 Q2 और Q2 Q3 की वैल्यू कैसे मिलेगी, क्योंकि दोनों के स्लोप हमें पता है, राइट। इसका स्लोप और इसका स्लोप हमें पता है। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लेंगे, क्योंकि वैल्यू में भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। तो अगर हम यहां से निकालते हैं पहली चीज, तो पहली चीज क्या आ रही है हमें, देखो पहले का स्लोप है यहाँ पे tan 30, तो tan 30 हमारा स्लोप आ रहा है पहला, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1 Q2 चार्ज है तो K इंटू Q1 Q2। दूसरे का स्लोप हमें आ रहा है tan 60, ठीक है, वो आ जा रहा है हमें K इंटू Q2 इंटू Q3। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड कर देना है, तो tan 30 अपॉन tan 60 इज इक्वल टू आपका Q2 K और K कैंसिल हो जाएगा, Q1/Q3 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया tan 30 की वैल्यू है 1/√3, tan 60 की वैल्यू है √3, ये आ जाएगा आपको Q1/Q3 और आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। जैसे मैंने बोला लेवल 2.5 का क्वेश्चन है ये। लेवल 2.5 इसलिए है क्योंकि आपको 2 ब्रेक डाउन करने थे। पहली चीज देखिए आपको ये समझना था कि ये जो फोर्स वर्सेस 1/r का ग्राफ है वो कौन से फॉर्मूला की तरफ इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला की तरफ इंडिकेशन अगर हमें समझ जाता है तो फॉर्मूला इंडिकेशन से हमें पता चल जाता है कि फोर्स 1/r² का ग्राफ है। अब उसको ब्रेक डाउन करने के लिए आपको बेसिक लाइन की मैथमेटिक्स आनी चाहिए कि ये लाइन का इक्वेशन है, ये हमारा y है, ये हमारा x है और ये हमारा स्लोप है, और डेटा में क्या दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, ठीक है। फिर तो कुछ नहीं, फिर अगर आप यहां तक ब्रेक डाउन कर पाए हैं तो आप इजीली ये बता पाएंगे कि ये इक्वेशन tan 30 है, ये इक्वेशन tan 60 है, दोनों स्लोप को डिवाइड कर दिया और आपको Q1/Q3 आ जाएगा। आई थिंक यहां तक आपको सबको समझ गया होगा। अगर ये आपसे नहीं भी हो पाया या मिस्टेक भी हो जाए तो आई विल नॉट ब्लेम यू,
अगेन जैसे मैंने बोला कि ये बहुत बोर्ड लेवल का क्वेश्चन ऐसा जल्दी आता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। ये बोल रहा है, और ये जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट्स विद स्पीड vd एंड पोटेंशियल डिफरेंस v, if v is reduced to v/2 their drift speed will become. Now when you do this, one thing that you need to understand is पोटेंशियल डिफरेंस और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या रिलेशन होता है। ये तो आपने पढ़ ही रखा होगा कि दोनों का डायरेक्ट प्रपोर्शन है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस v/2 हो गया तो आपकी ड्रिफ्ट स्पीड भी जो है वो vd/2 हो जाएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा vd/2, राइट। सो vd/2 डायरेक्ट आंसर है इसका, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है। और ज्यादातर लोगों ने अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल का रिलेशन पढ़ा होगा तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो vd/2 आ गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी की नई वैल्यू अगर पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हो जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, EMF induced in a coil rotating in a magnetic field does not depend upon, राइट। अब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखते हो तो आपके पास फॉर्मूला ऑलरेडी है, ठीक है। कौन सी चीज पे डिपेंड करता है वो देखो, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हो, ये बेसिकली 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर हम यहां से चेक करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है, एक मिलता है हमें एरिया ऑफ द कॉइल, ऑब्वियसली डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, एंगुलर स्पीड पे डिपेंड करता है, तो ए नंबर ऑफ टर्न्स n और ओमेगा, राइट। और एक और चीज पे किस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे b पे। तो किस पे डिपेंड नहीं करता है बच्चों, रेजिस्टेंस पे, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं सर लेकिन रेजिस्टेंस तो आता है फॉर्मूले में, रेजिस्टेंस बच्चों करंट के फॉर्मूला में आता है, ठीक है, करंट के फॉर्मूला पे आता है। तो हम करंट अगर पूछा होता तो ये चारों चीजें हो जाती फिर, लेकिन उसने क्या पूछा है, ईएमएफ पूछा है जो NAB, राइट, NAB ओमेगा, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सारे वैल्यूज में से जो भी है इसमें मार्क कर लो, बाकी जो बच गया वो आपका आंसर है। इसने डज नॉट डिपेंड बोला है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डज नॉट डिपेंड किस पे, रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो अगर हम आगे चलते हैं इसको सॉल्व करके, तो आगे अगर हम देखते हैं इसको, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, जैसे मैंने बोला सारे सवाल डिफिकल्ट नहीं थे, थोड़े से डिफिकल्ट थे, तो वो थोड़े वाले मैं तुम्हें बता रहा हूँ डिफिकल्ट वाले को इजी करते हुए, ठीक है। अब जैसे ये सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि या तो वो आपको जब फ्लक्स वक्स निकालने बोलते हैं तो वो आपको जनरली डायग्राम दे देते हैं, डायग्राम देने के बाद में वो बोलते हैं कि यार डायग्राम दे दिया, इससे आप एंगल निकाल लो, बी निकाल लो, ए निकाल लो और आप फ्लक्स निकाल लो, ठीक है। ये पहली बार मैंने बहुत दिन बाद बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन देखा है कि उसने आपको वेक्टर बेस्ड क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को देखते हो तो हमें फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला तो सबको पता है ना बच्चों, फ्लक्स क्या आता है, फ्लक्स इज इक्वल टू पी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब हमें क्या आदत है, बी ए कॉस थीटा लगा दो सर आंसर आ जाएगा, है ना। बी ए कॉस थीटा लगाने से बेटर है कि हम क्या करेंगे कि हम इसका एक्चुअल डॉट प्रोडक्ट करेंगे। बी वेक्टर तो हमारे पास है ही है, 1 आई कैप प्लस 0.5 जे कैप, राइट। अब हमारे पास 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप है, ठीक है ना। प्रॉब्लम क्या है, उसने ना जो वेक्टर नॉर्मल है, द आउटवर्ड यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस इज दिस, मतलब एरिया वेक्टर का यूनिट वेक्टर दिया है, एरिया की वैल्यू नहीं दी है। एरिया की वैल्यू जो दिख रही है वो 10 सेंटीमीटर से निकालनी पड़ेगी। तो पहले एरिया का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, वो आ जाएगा आपको पाई इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आपका जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो दैट विल बी 10 टू द पावर -1 का, मीटर में करना है ना, कहाँ 10/100, तो 10/100 विल बी 1/10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3.14 इंटू 10 टू द पावर -2, राइट। अब अगर हम इसको ले लेते हैं वैल्यू के हिसाब से तो हमें ए वेक्टर आ जाता है, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 3.14 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू यूनिट वेक्टर कितना है बच्चों, 0.6 आई कैप प्लस 0.8 ये कैप। अब सब बच्चों क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करने बैठ जाओगे। क्यों मल्टीप्लाई करना है, हमें तो ए और इसकी वैल्यू चाहिए थी, ए वेक्टर मिल गया है, बी वेक्टर दिया हुआ है, मल्टीप्लाई क्यों करना है, इसमें डाल दो, ठीक है। तो अगर हम इसको उठा के यहाँ डाल देते हैं तो हमें फ्लक्स की वैल्यू क्या आ रही है, तो हमें फ्लक्स की आ रही है बी विच इज 1, तो आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करो, ये बाहर रहने दो, इसका कोई टेंशन नहीं है, ये बाहर, तो आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करो, तो 1 इंटू 0.6 करोगे, ये 0.6 आ जाएगा, प्लस ये 0.5 है, ये 0.8 है, तो 0.5 8 5 40, 8 5 40 करोगे, दो डेसिमल लगा दोगे तो 0.4 आ जाएगा, ये ऐड करके 1 हो गया, आपका फ्लक्स का आंसर हो गया 3.14 इंटू 10 टू द पावर -2। लेकिन अब आप आंसर में देखोगे तो कहीं आंसर मैच नहीं कर रहा है, ये कर लें और ये करोगे तो गए 0 नंबर हो गए। भाई यूनिट भी तो देखो, माइक्रोवेबर लिखा हुआ है सब जगह, राइट। तो माइक्रोवेबर लिखा हुआ है, तो माइक्रोवेबर में हम क्या ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमने एरिया को तो ले लिया, लेकिन ये मिली टेस्ला था, तो मिली टेस्ला को हमें टेस्ला में कन्वर्ट करना जरूरी है, राइट। तो मिली टेस्ला को हम अगर टेस्ला में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे वेक्टर कितना आना चाहिए था, इंटू 10 टू द पावर -3, तो यहाँ पे भी आ गया इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -3, माइक्रो में चाहिए
-6 बनाना है तो एक डेसिमल और शिफ्ट कर लो, तो ये हो जाएगा 31.4 इंटू 10 टू द पावर -6 वेबर है ये, माइक्रो वेबर में आंसर आ जाएगा 31.4 माइक्रो वेबर, विच इज अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन फॉर बोर्ड्स, क्योंकि ये चीजें आपको ऑलरेडी बोर्ड में भी अच्छे से सिखाई गई है, ये कोई कंपल्शन नहीं है कि आप जेई या नीट करोगे तो ये आना चाहिए। तो दिस इज अ लेवल 1.5 क्वेश्चन, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट, बस आपको ये आदत है कि आप वेक्टर्स में सॉल्व नहीं करते हो, आप जनरली बी ए कॉस थीटा वाला फॉर्मूला यूज करते हो, तो बी ए कॉस थीटा वाला फॉर्मूला यूज करने की वजह से ये आदत नहीं है बस, ठीक है। तो ये चीज आपको अवॉइड करनी है। आप अवॉइड कैसे करोगे भाई, बी डॉट ए निकाल दो डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म में, आपको आंसर आ जाएगा, सिंपल 31.4 माइक्रोवेबर इसका आंसर है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वाला भी एक थियरी क्वेश्चन ही है। देखो, which of the following quantities remain same in a primary and secondary coil of an ideal transformer? Current, voltage, power and magnetic. ठीक है, अब इसमें अगर आप नोटिस करो तो स्टेप डाउन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है हमारे पास में। स्टेप डाउन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, तो भाई वोल्टेज तो सेम नहीं हो सकता है ना, और अगर वोल्टेज कम ज्यादा करोगे तो अगर सेम भी रेजिस्टेंस हुआ तो भी करंट बदलेगा, ठीक है। तो आपका जो वोल्टेज है और जो करंट है वो कम ज्यादा होता रहेगा, ठीक है। तो वोल्टेज एंड करंट जो है वो हमेशा कम ज्यादा होता रहेगा, हमें पता है। डिस्कशन अब करना है पावर और मैग्नेटिक फ्लक्स पे, या तो आंसर पावर होगा या दोनों होंगे, ठीक है। तो पावर तो सेम होता है, क्योंकि पावर एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो पावर इन द प्राइमरी ट्रांसफॉर्मर एंड सेकेंडरी कॉइल, ये दोनों जो है ये हमेशा इक्वल होते हैं, और यहीं से आपका फॉर्मूला भी आता है, यार V in primary into I in primary is equal to V in secondary into I in secondary, राइट। तो हमारे पास ये दोनों चीजें जो है ये इक्वल हो जाता है, राइट। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, तो हमें एक चीज तो बताइए कि भाई पावर सेम होने वाला है। फ्लक्स, अब फ्लक्स की आइडिया ये है कि अगर आप टोटल फ्लक्स की बात करो तो आपका, जैसे ये आपका ट्रांसफॉर्मर है, तो यहां से जो फ्लक्स आएगा वो यहाँ पे ट्रांसफर होगा, है ना। हम नंबर ऑफ टर्न्स को एडजस्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को एडजस्ट करके ईएमएफ को कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन फ्लक्स टोटल अगर आप निकालते हो तो वो क्या होता है, एनपी डी फाइव बाई डी टी इधर होगा और यहाँ एनएस डी फाइव बाई डी टी यहाँ होगा, है ना। तो ये दोनों जो होते हैं, ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो टोटल होता है वो भी इक्वल होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स एंड पावर, ये दोनों चीजें जो होती हैं वो आइडियल ट्रांसफॉर्मर में सेम होती है। आइडियल क्यों बोल रहे हैं, जैसे हमने देखा हुआ है कि यहाँ पे फ्लक्स लीकेज और बहुत सारे लॉसेस भी होते हैं अगर आप आइडियल ट्रांसफॉर्मर नहीं लोगे, इसलिए आइडियल ट्रांसफॉर्मर में हमारे पास में पावर एंड मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों जो है वो सेम होते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ रहा होगा, ठीक है। अभी तक जैसे हमने एक ही ऐसा क्वेश्चन देखा है जो हमें बहुत आउट ऑफ द बॉक्स आ गया था, बाकी सारे तो आई थिंक आपने भी कर लिए होंगे, मुझे होप है, ठीक है। और अगर नहीं भी कर लिए होंगे तो अब सीख लो कैसे करना है, आगे जाके हमें एंट्रेंस में ये मिस्टेक्स नहीं करनी, ठीक है। ये फर्स्ट चीज हो गई। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं एसी सर्किट, अगेन अ क्वेश्चन विच इज ट्रिक बेस्ड, ट्रिक बेस्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। आपको दोनों में अगर ये निकालना है कि दोनों का ये क्या है, फेज डिफरेंस क्या है, तो बेसिकली अंदर के एंगल को माइनस कर दो, है ना, अंदर के एंगल को माइनस कर दो, नंबर निकाल दो। तो अंदर के एंगल को माइनस करते हैं, क्या करेंगे, एक है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 और एक है माइनस ओमेगा टी, ये कट गया, सर पाई बाई 3 तो आंसर है ही नहीं, इसलिए मैंने बोला ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि आप ये नहीं देख रहे हो ना भाई, ये साइन में दिया हुआ है, ये कॉस में दिया हुआ है, जब तक दोनों सेम फंक्शन नहीं बनेंगे आप ये कैसे बता पाओगे कि दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, या तो दोनों साइन का हो या तो दोनों कॉस का हो, ठीक है। तो कॉस वाले को साइन में कन्वर्ट करना बहुत ईजी है, ठीक है। आप उसको साइन वाले फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट करते हो तो साइन वाले फॉर्मेट में अगर देखते हैं तो ये वाला तो सेम ही रहने देते हैं, करंट कितना हो जाएगा, पाई साइन ओमेगा टी, ठीक है, करंट हो गया। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ को चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 200, कॉस को साइन में कैसे करते हैं, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो इसमें थीटा ये है, इसमें पाई बाई 2 और ऐड कर दो, तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 2, सॉरी पाई बाई 2, राइट। अब आप निकालोगे तो ये माइनस ये कर दो, ठीक है। तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 2 माइनस ओमेगा, ये काट दो। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो आपको आंसर आ जाता है 5 पाई बाय 6, तो 5 पाई बाय 6 आपकी वैल्यू हो जाती है इसमें, ठीक है। तो 5 पाई बाय 6 निकालना बहुत आसान है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप ईएमएफ की बात कर रहे हो तो ईएमएफ जो है वो हमेशा दोनों सेम फंक्शन होने चाहिए, साइन के या कॉस के, तभी आप फेज डिफरेंस को डायरेक्ट माइनस करके निकाल सकते हो। अगर नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्रिक लॉज यूज करके आप दोनों को सेम बनाओ, ठीक है। इसको बनाना चाहते हो इसको भी बना सकते हो, लेकिन
प्लस माइनस का प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि साइन को कॉस में कन्वर्ट करते समय प्लस माइनस थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। ठीक है, तो बेटर ऑप्शन क्या है कि उसको चेंज कर लो, वो बहुत इजीली चेंज हो जाएगा और आपको वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, चलो ना ये आ गया हमारा 6 क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अब ये भी 7th वाला भी जो है ना बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ा होगा तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों वेरिएबल होने चाहिए। क्या वेरिएबल होने चाहिए? बेसिकली दोनों जो है वो अपने स्पेस में और टाइम में दोनों में वेरिएबल होने चाहिए, है ना। आपने वेव चैप्टर भी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। वेव जो होती है, जो मूव करती है, ट्रैवलिंग वेव, ठीक है, वो दो चीजों में चेंज होती है। उसका एक्स भी चेंज हो रहा होता है और उसकी टाइम में भी वेरिएशन हो रहा होता है। तो जो एक्स और टाइम दोनों में वेरी कर रहा होता है उसी को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो सिर्फ थर्ड वाला ऑप्शन है जो z क्यों? क्योंकि ये हमारे z एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स वाई जेड कोई भी एक तरफ में स्पेस में वेरी करना चाहिए और टाइम में वेरी करना चाहिए। तो इसमें स्पेस और टाइम दोनों में वेरिएशन एक ही क्वेश्चन में हो रहा है, एक ही ऑप्शन में हो रहा है, थर्ड वाला। और यही वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड हमें ईएम वेव्स दे सकती है। सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो ईएम वेव्स कहां से मिलेगी हमें? थर्ड वाले ऑप्शन से, क्योंकि वो वेरिएबल है। आगे चलते हैं। 8th वाला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जैसे आपको आदत है कि जब ना डायरेक्ट फॉर्मूला दे दो, डायरेक्ट आंसर निकाल दो, सर आराम हो जाए, है ना। अगर यहीं पे मैं दे देता कि समझो फॉर एग्जांपल क्या पूछा इसने, पर ये थोड़ा हिंदी में इंग्लिश कर देते हैं। यस, या अभी मोमेंटम एसोसिएटेड विद अ फोटोन, राइट। तो अगर मैं जैसे इधर पे वेवलेंथ दे देता तो तुम बोलते अरे सर क्या क्वेश्चन दिया आपने, मोमेंटम निकालना है, मोमेंटम होता है एच बाय लैम्डा। ये कौन सा इक्वेशन है? डी ब्रोगली की। और तुम खुश होकर नंबर लेके चले आते। लेकिन इसमें भी खुश हो सकते हो अगर थोड़ी सी मेहनत करो। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो इसमें भी खुश हो जाओगे। कैसे? देखो भाई, उसने एनर्जी दी। एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाय ई। यहां से एक लैम्डा आ सकता है। दूसरा लैम्डा कहां से आएगा? मोमेंटम वाले इक्वेशन से, एच बाय पी। ये डी ब्रोगली और ये हमारा एनर्जी का इक्वेशन फोटोन का, प्लैंक्स से। ठीक है, प्लैंक्स का थियरी से यहां से आ गए, डी ब्रोगली से यहां, दोनों को इक्वल कर दो क्योंकि दोनों जो है इक्वल होने चाहिए। फायदा क्या हुआ? ये कैंसिल हो गया। आपको क्या चाहिए? मोमेंटम विच इज ई बाई सी। अब सॉल्व हो गया। अब आप बोलोगे 1.5 डिवाइड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 8। सर ऑप्शन में आंसर नहीं है। ऑप्शन में आंसर नहीं है, नहीं है क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिया है बच्चा। हमें ऐसा यूनिट में सॉल्व करना होता है सब कुछ। ऐसा यूनिट कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइड बाय 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ये 0.5, ये मल्टीप्लाई करके 0.8, 10 टू द पावर -27। एक और शिफ्ट कर दो और आपका बी ऑप्शन जो है वो आंसर बन जाएगा। जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं थे, मैं फिर से बोल रहा हूँ क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं थे। बस ये था कि तुम्हें जो आदत है कि डायरेक्ट क्वेश्चन दे दो डायरेक्ट आंसर लगा दूं, वो सवाल नहीं बने थे इसमें। इसमें लगा था कि भाई दिमाग लगाओ कहाँ से आएगा। अगर मैंने एनर्जी दे दी है तुमको, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी, अब कुछ बच्चों ने जिन्होंने मतलब एंट्रेंस है इसकी तैयारी की होगी, इसमें एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है कि मोमेंटम की जगह आप लिख सकते हो, क्योंकि वेवलेंथ नहीं पता है, एनर्जी दिया हुआ था, राइट। सो वेवलेंथ की जगह आप लिख सकते हो एच। हाँ, तो बेसिकली मोमेंटम इज इक्वल टू रूट 2m टाइम्स k। एक फॉर्मूला ये भी होता है, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मास ऑफ फोटोन नहीं दिया हुआ है। अगर इलेक्ट्रॉन होता तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल के आंसर आ जाता, ठीक है। लेकिन मास ऑफ फोटोन नहीं दिया तो ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। काइनेटिक एनर्जी यहाँ दी हुई, ठीक है। तो इसलिए ये चीज भी अवॉइड हो जाती है हमारी कि यार ये नहीं यूज कर सकते क्योंकि मास नहीं है। तो आपने अगर ये यूज किया है तो गुड, वेरी गुड, यू नो दिस फॉर्मूला, इट इज अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। बहुत जगह ये यूज भी होता है, लेकिन आपको तुरंत इस पे जंप कर जाना चाहिए था कि यार लैम्डा के टर्म्स में चाहिए तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज, क्योंकि हमारे पास मास नहीं, ठीक है। कंफ्यूजन आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर बोर्ड्स, ठीक है। इवन अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आप बोर्ड्स के लिए ऐसा नहीं बोल सकते कि बोर्ड्स में ही पूछता है, ठीक है। आपको एंट्रेंस में भी, नीट में भी बहुत बार ये सवाल आ सकते हैं, ठीक है। अब तो मेंस का जिस हिसाब से पेपर आया था उस हिसाब से तो मेंस में भी ये सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि मेंस के पेपर में भी दे आर ट्राइंग टू कंफ्यूज यू विद द डेटा। डेटा ऐसा दे रहे हैं कि आप उसको समझ नहीं पा रहे हो कि यार ये डेटा कौन से फॉर्मूला में लग के आंसर आए।
ठीक है, तो हमारा ये जो पूरा वीडियो है ये आपके लिए सिर्फ इसलिए है कि आप ये समझ पाओ कि यार मैं कहाँ फंस गया था, और उसको प्रैक्टिस करो अब कि अगले एंट्रेंस जब आप देने जाओगे, सेकंड अटेम्प्ट जेई का और पहला अटेम्प्ट नीट का अगर आप दे रहे हो, तो हमें याद रखना है कि यार हमें क्वेश्चन के डेटा में नहीं फंसना है। अगर हमें क्वेश्चन का डेटा दिख रहा है और हमें पता है कि इसका रिलेशंस है, तो रिलेशंस लिख के उसको कैसे अरेंज करना है वो हम यहाँ सीख रहे हैं। आगे चलते हैं। N type semiconducting silicon is obtained by doping intrinsic SiO2। अब ये तो आपको प्लेट में रख के दे दिया, बोला लड्डू खा लो। कौन सा चाहिए? N टाइप चाहिए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए। सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 से ज्यादा किसमें होते हैं? फास्फोरस में। आंसर हो गया फास्फोरस। एल्यूमिनियम में 3 होते हैं, बोरॉन में 3 होते हैं, इंडियम में 3 होते हैं। तीनों में 3-3 इलेक्ट्रॉन है, उसमें अगर आप डालोगे तो आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा इन तीनों केसेस में। एक ही है आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन वाला, विच इज फास्फोरस, सॉरी फास्फोरस। एंड फास्फोरस अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो आपको 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा देगा डोपिंग करने पे, और आपको एन टाइप सेमीकंडक्टिंग सिलिकॉन मिल जाएगा डायरेक्ट। लड्डू वाला क्वेश्चन इसलिए क्योंकि बुक से उठा के डायरेक्ट दे दिया गया। अगेन दिस अगेन इज एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन। वही बता रहा हूँ, इनडायरेक्ट क्वेश्चन का डेटा बढ़ गया इसलिए तुम्हें लग रहा है कि डिफिकल्ट है, बट अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये बोलता है कि A, B, C आर करस्पॉन्डिंग लेवल्स ऑफ E, A, B and C, lambda 1 lambda 2 विद द वेवलेंथ। पहले इसका स्टेजेस बना लेते हैं। देखो C जो है सबसे ऊपर है, ये C है, उसके बाद नंबर पे B है, और उसके बाद नंबर पे A। ठीक है, lambda 1 lambda 2 lambda 3 विद द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन फ्रॉम C टू B। तो C से B जाने में, C से B अगर मैं आया, हाँ, C से B अगर मैं आया तो इसमें से जो वेवलेंथ निकल रही है वो lambda 1 है। फिर कहां पे गया मैं? B टू A। B टू A अगर मैं आया तो वो है lambda 2, और लास्ट में C टू A जंप किया यहां से यहां, तो ये है lambda 3। ठीक है, अब जनरली क्या होता है? सर डी आंसर होना चाहिए। अरे भाई ये कहां लिखा हुआ है कि वेवलेंथ को एडअप किया जा सकता है? ठीक है, ये तो क्या दिया हुआ है आपको? एनर्जी लेवल्स दिया हुआ है ना, C का एनर्जी, B का एनर्जी, A का एनर्जी। तो जब जब ये C से B आया, ठीक है, C से B आया तो इसने एनर्जी कितनी लॉस की होगी? B माइनस C। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं HC बाय लैम्डा 1। दूसरा, ये B से A आया, A माइनस B इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा 2। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं बिकॉज एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी में एडिशन सब्ट्रैक्शन इज अलाउड। ठीक है, अगर हम ऐड करते हैं तो ये और ये कैंसिल हो जाता है, हमें आ जाता है EA माइनस EC इज इक्वल टू HC कॉमन 1 बाय लैम्डा 1 प्लस 1 बाय लैम्डा 2। लेकिन EA माइनस EC 1 HC बाय लैम्डा 3 है, तो हम यहाँ लिख देंगे HC बाय लैम्डा 3 इज इक्वल टू HC 1 बाय लैम्डा 1 प्लस 1 बाय लैम्डा 2। आंसर बनता हुआ दिख रहा है, आंसर है आपका बी ऑप्शन कि 1 बाय लैम्डा 1 प्लस 1 बाय लैम्डा 2 अगर आप करोगे तो आपको ऐड करके लैम्डा 1 बाय लैम्डा 3 मिल जाएगा। जैसे मैंने कहा कि डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है, आपको समझना पड़ेगा कि ये एनर्जी लेवल्स का मतलब क्या है, ये वेवलेंथ्स का मतलब क्या है, और मैं इक्वेशन कैसे निकालूंगा, कनेक्शन कैसे निकालूंगा। एनर्जी चाहिए आपको, तो ये एनर्जी इस एनर्जी, ये गैप से एनर्जी निकली होगी, इस गैप से इतनी एनर्जी निकली होगी, इस गैप से इतनी एनर्जी निकली होगी, सॉरी। ठीक है, तो वो सिंप्लीफाई होके आपको आंसर दे देगा। आई होप आपको समझ गया होगा। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे देखो तुम्हें बुरा लग रहा होगा क्योंकि बोर्ड का पेपर तुम्हारा थोड़ा सा डिफिकल्ट चला गया है, बट एज अ टीचर आई विल से दैट द पेपर वाज गुड, पेपर वाज स्मार्ट। देखो तुम्हें स्मार्ट बनना है ना, तुम्हें बेवकूफ थोड़ी रहना लेक्चर, यू आर डूइंग दिस। और अभी आप सोचो ना, आप एंट्रेंस अगर देने वाले हो तो यार इससे तो टफ ही पेपर आएगा, इससे तो सिंपल पेपर आएगा नहीं। ठीक है, तो बोर्ड वाले क्या कर रहे हैं यार, बोर्ड वाले ट्राई कर रहे हैं कि यार तुम्हें थोड़ा आइडिया मिल जाए कि किस हिसाब से आपको तैयारी करना बचा हुआ है अभी, तो आपको हेल्प ही कर रहे हैं, आपका बुरा नहीं चाह रहे हैं वो। यस, आप प्रिपेयर्ड नहीं थे इसके लिए, हो सकता है, लेकिन आपके पास एक और ऑप्शन है, अभी अभी आप एंट्रेंस दोगे तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। आगे चले, ये तो सिंपल हो गया, हमें एनर्जी की वैल्यू आ गई, एनर्जी की वैल्यू को इक्वेट करके हमें आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से डायरेक्ट, फिर से लड्डू क्वेश्चन है। लड्डू क्वेश्चन इसलिए, लड्डू क्वेश्चन उसको बोलते हैं जो बुक से उठा के डायरेक्ट आपको दे दे, आप मार्क करके घर से चले हो। ठीक है, लड्डू क्वेश्चन बोलता है पीएन जंक्शन डायोड इज सब्जेक्ट टू रिवर्स बायस। अब रिवर्स बायस में क्या होता है, आपका करंट जो है वो बिल्कुल फ्लो नहीं हो सकता। करंट अगर फ्लो नहीं हो सकता तो आपका बैरियर हाइट और डिप्लीशन रीजन, ये जो यहाँ पे जो आपका पी और एन का सैंडविच बनता है,
और यहाँ पे जो डिप्लीशन रीजन होता है, ठीक है, जब आप रिवर्स बायस करते हो तो ये खींच के वाइडन हो जाता है, ठीक है, तो आपकी बैरियर हाइट और डिप्लीशन रीजन दोनों क्या हो जाते हैं, दोनों बढ़ जाते हैं, ठीक है, और इसीलिए करंट जो है वो यहां से यहाँ पे फ्लो नहीं कर पाता, करंट फ्लो होना चाहता है लेकिन यहाँ पे इतना ज्यादा डिप्लीशन रीजन हो जाता है कि आपका करंट फ्लो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये सिंपल जैसे बुक में दिया, और बुक में ये एक्सप्लेनेशन डायरेक्ट दिया हुआ है कि रिवर्स बायस में क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, यही एक्सप्लेनेशन है कि भाई बैरियर हाइट और डिप्लीशन रीजन रिवर्स बायस में बढ़ जाता है, फॉरवर्ड बायस में कम हो जाता है, फॉरवर्ड बायस में कम होने की वजह से करंट फ्लो इजिली कर पाता है। आई होप यहां तक ये चीज डायरेक्ट समझ गई हो, ठीक है। अगला सवाल देखो, अब अगला सवाल ज्यादातर लोग अवॉइड कर जा रहे हैं और बहुत लोगों ने छोड़ भी दिया होगा या तुक्का मार दिया होगा, बिकॉज ये ऐसा सवाल था जो बहुत रेयरली पूछा गया है, लेकिन है आपकी एनसीईआरटी में है, ठीक है, रेयरली पूछा गया होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एनसीईआरटी के बाहर का सवाल है, ठीक है। क्यों सवाल ये जरूरी है, ये है सवाल डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या बोलता है कि अगर आप देखते हो कि एक्सपेरिमेंट काइनेटिक एनर्जी, तो बोलता है यार समझो ये हमारा एक न्यूक्लियस है, यहां से हमने एक अल्फा पार्टिकल रिलीज किया है सम काइनेटिक एनर्जी के से, तो वो जितना नजदीक जा पाएगा, क्योंकि वो जा नहीं सकता, हिट नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे वो नजदीक जाएगा ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है सेंटर का वो इसको रिपेल करेगा और इसका रिपेल्शन का स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इसको भगा देगा वापस, और इसने बोला भी है ये देखो, it momentarily stops at a distance d from the nucleus and reverses its direction, तो d किसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और अगर आप इस इक्वेशन को डिराइव करते हो आपको आ जाता है d is inversely proportional to the kinetic, मतलब जितनी, और ये सिंपल बात है ना, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी दोगे उतना नजदीक जा पाएगा ये, देखो इसको एनर्जी लगानी है इसको रोकने के लिए, अब इसका जितना काइनेटिक एनर्जी यहां समझो कि ये है तो ये d तक गया, अगर इसको और ज्यादा देते तो ये और नजदीक जाता, और ज्यादा देते और टच नहीं करेगा, लेकिन जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी यहां सप्लाई करोगे उतना नजदीक पहुंच पाएगा, ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि भाई जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना डिस्टेंस ऑफ क्लोजर, मतलब डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच का कम होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल, ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका आंसर है। जैसे मैंने बोला कि ये है बुक में लेकिन अभी तक ज्यादा पूछा नहीं गया था तो लोग इसको अवॉइड करते रहते, लेकिन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट ना। ये होने के बाद में अगला अगर हम देखते हैं, ये सबको दिक्कत होती है assertion and reasons, honestly assertion and reason are a little tricky because जैसे मैंने बताया कि वो डायरेक्ट नहीं है, ठीक है, और डायरेक्ट नहीं है तो हमें थोड़ा सा अपना नॉलेज बढ़ाना पड़ता है उस केस में कि हम थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग रखें, फॉर्मूला की अंडरस्टैंडिंग रखें, तो हम असर्शन रीजन को रिलेट कर पाएंगे, बट यहाँ के असर्शन रीजन जो इस वाले सेट में पूछे हैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ट्रिक फिर से फंसाने के लिए की गई है, मैं दिखाऊंगा कौन सी ट्रिक्स है, ठीक है। पहला सवाल देखो, assertion बोलता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन enter with same momentum p in a magnetic field B such that p is perpendicular to B, then both describe a circular path of same radius, right? तो हमारे पास में अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों है, ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, हमें क्या पता है दोनों का चार्ज अगर हम लेते हैं तो इसका चार्ज भी E हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज देखते हैं, ठीक है, E इसका भी चार्ज E, लेकिन अगर हम इसका मास देखते हैं तो दोनों का मास अलग, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, यहां तक करते हैं। और तीसरी चीज जो दी हुई है वो याद रखना कि दोनों के मोमेंटम सेम, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन, ये दिया हुआ है उसने सेम मोमेंटम, तो ये बोलता है रेडियस सेम होगा, तो रेडियस का फॉर्मूला लिख लेते हैं, इसने लिख के भी दिया हुआ है आपको, तो r इज इक्वल टू एम बाई क्यू। अब बहुत बच्चे जो करते हैं वो दिखाता हूं, चार्ज सेम है, मास प्रोटॉन का ज्यादा है तो रेडियस कैसे सेम हो गया सर, अरे बेटा लेकिन उसने एम के बारे में बात नहीं की, उसने एमवी के बारे में की, तो इसको थोड़ा सा अगर अरेंज कर लें तो ये मोमेंटम बाई क्यू भी हो जाएगा, तो फॉर्मूला तो यही यूज करना है, लेकिन तुम्हें ये समझना है कि मास और वेलोसिटी दोनों मिलके ऐसे एडजस्ट हो रहे हैं कि मोमेंटम सेम हो रहा है, जैसे अगर इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी एम इंटू वी कॉन्स्टेंट रखने के लिए, प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो उसकी वेलोसिटी कम होगी एम वी को कॉन्स्टेंट रखने के लिए, तो आप एम वी को कॉन्स्टेंट ही मान लो क्योंकि उसने बोला है। अब देखो, अब बोलता है भाई रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है लेकिन चार्ज तो सेम है, तो रेडियस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब ए ऑप्शन सही है, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो गया। नीचे अगर हम आते हैं तो वो बोलता है कि रेडियस ऑफ सर्कल डिस्क्राइब बाय चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड इज दिस, ये तो फॉर्मूला सही है, और इसी फॉर्मूला को यूज करके अभी हमने एक्सप्लेनेशन दिया,
तो हमारा आइडिया क्या हो गया, हमें पता चल गया कि भाई ये फॉर्मूला इसको एक्सप्लेन करता है और पहला और दूसरा पॉइंट सही है, इसलिए इसका आंसर हो गया बच्चों ए ऑप्शन। ठीक है, फॉर्मूला यूज जो नीचे लिखा हुआ है उसी को यूज करके ए एक्सप्लेन किया हुआ है और ए जो है वो सही है, नीचे वाला भी सही है। तो ए एंड बी आर राइट एंड बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या रीजन इज इट इज द करेक्ट रीजन फॉर द असर्शन। ठीक है, आगे देखो। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज नेगेटिव, ऑब्वियस सी बात है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप भी लोगे उसका भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, नहीं सिंपल माइक्रोस्कोप का नेगेटिव नहीं आएगा, सॉरी, सिंपल माइक्रोस्कोप में आप जो बनाते हो डायरेक्ट इमेज बनाते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हो कि आप जो ऑब्जेक्टिव से जो इमेज बनता है उसको आईपीस से देखते हो, राइट, तो आपको ये जो है ये नेगेटिव, ये तो सही है। सेकंड वाला जो है वो उसी को उल्टा कर दे रहा है, मतलब गलत बोल दे रहा है। कैसे? फाइनल इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फाइनल इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट इज कंफ्यूजिंग। Here magnifying power of a compound microscope is negative. Final image formed is erect with respect to the object. ठीक है, तो अगर हम ये देखते हैं तो मैग्नीफाइंग पावर जो है वो नेगेटिव हो गई, फाइनल इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट इज फॉल्स, इसका आंसर हो गया सी। आई होप यहां तक ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगेन लड्डू क्वेश्चन है बिकॉज डायरेक्ट दोनों चीजें हमें पता है, बस आपको देखना है कि दोनों में से कौन सा सही कौन सा गलत। एक गलत हो गया, आप सबसे इजी असोसिएशन में वही होता है जिसमें एक गलत हो जाए, एक गलत हो गया तो आपको इजी। ठीक है, ये हो गया। और जैसे इरेक्ट देखो, अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसा था, ठीक है, फिर यहाँ पे एक लेंस होता है, यहाँ पे एक लेंस होता है, आप यहाँ से एक इमेज बनाते हो ऐसे, और फिर ये इसके फोकस में होता है ना, इसके फोकस में, जब ये इसके फोकस में होता है तो इसके फोकस के अंदर जब इमेज बनेगी तो आपको यहाँ पे, यहाँ कहीं पे ऐसे टेंशन आएगा, ये ऐसे जाके फिर ऐसे कहीं आएगा। देखो ये और ये फाइनल इमेज है, ठीक है, आए, और ये ऑब्जेक्ट है, देखो उल्टे है ना, डायरेक्ट नहीं है। तो अगर आपको डायग्राम भी याद है तो सवाल ही, ठीक है, तो आपको ये जो है ये इजी होगा। आई होप यहां तक ये चीज समझ गई होगी। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, अगेन अगर आपने ये पढ़ा है तो लड्डू क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि लेंस लॉ अगर पढ़ा है तो उसने लिखा हुआ है वहां पे कि लेंस लॉ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और वो बोलता भी यही है यार, कि बोलता है कि यार जो भी आप इफेक्ट क्रिएट करोगे ना उसको अपोज करेगा। क्यों? क्योंकि आप एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब आप एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे अगर आप कॉइल को हिला रहे हो तो आप कॉइल को जब मूव करते हो तो आपका कॉइल मोशन जो है काइनेटिक एनर्जी है, उसी काइनेटिक एनर्जी को वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दे रहा है, तो एनर्जी कंजर्वेशन ही तो हुआ, है ना। तो ये बोलता है भाई लेंस लॉ इज कॉन्सिक्वेंट ट्रू, देयर इज नो पावर लॉस इन एन आइडियल कंडक्टर। यस, आइडियल कंडक्टर में पावर लॉस, कंडक्टर बोला सॉरी, इंडक्टर में पावर लॉस होता ही नहीं है। और ये हम कहाँ देख चुके हैं? एसी सर्किट में, एसी सर्किट में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो इंडक्टर में तो भाई पावर लॉस नहीं होगा, क्योंकि हम अज्यूम करते हैं आइडियल इंडक्टर है, आइडियल है इसलिए। अगर आइडियल नहीं होता तो हम उसके कॉइल का जो वायर यूज करोगे उसका रेजिस्टेंस को कंसीडर करते हैं, तो रेजिस्टेंस में हीट लॉस होता है। लेकिन आइडियल है, बोल दिया है तो नहीं होगा। दोनों सही है लेकिन दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते, क्योंकि ये अलग स्टेटमेंट है, ये अलग स्टेटमेंट है, दोनों सही तो है लेकिन एक्सप्लेन नहीं करते, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों बी। ठीक है, ये आ गया आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम आगे चलते हैं इसके साथ में, तो आगे हमें दिखता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पर्सनली मेरा फेवरेट चैप्टर है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है लेकिन बहुत अच्छे अच्छे ट्रिकी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है ना, ये बोलता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एक्सीलरेटेड। ठीक है, तो अगर ये दोनों चीजें उसने फिक्स कर दी है, मतलब हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो निकलना चालू हो गए हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट हो गया। इस फोटो इलेक्ट्रिक करंट को स्टार्ट करने के बाद में पहले आपका अगर ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगा तो करंट निकलेगा ही नहीं, ये हमको पता है, लेकिन इसने बोल दिया फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी, मतलब करंट निकल रहा है। करंट इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन इंटेंसिटी, यस इंक्रीजेस। ठीक है, आप उसमें गिराते जाओ, इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ, बढ़ती जाएगी। सवाल ये आता है ऐसा क्यों? देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन रिजल्ट इन इंक्रीज इन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। मतलब जो फोटो इलेक्ट्रॉन एनर्जी देने के लिए जा रहे थे, पहले समझो 100 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, आपने उसकी इंटेंसिटी बढ़ाई, अब 1000 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, सॉरी 1000 फोटोन जा रहे हैं। ठीक है, तो 1000 फोटोन जा रहे हैं, 1000 फोटोन जाके 1000 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो आपका करंट बढ़ जाएगा ना, 100 इलेक्ट्रॉन की जगह 1000 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उतने टाइम में। तो आपके अगर 1000 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, आप इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हो, तो आपका जो इंटेंसिटी है उसकी वजह से फोटो करंट जो है वो बढ़ता जाएगा, और फोटो करंट बढ़ रहा है, तो ये सही है,
ये सही है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ रही है। ठीक है, तो यहां तक हम पहला सेक्शन फिनिश कर चुके हैं, सेक्शन ए। ठीक है, यहां तक अपने आंसर्स आप चेक कर सकते हो, आंसर्स को समझ भी सकते हो। जैसे मैंने बोला, सिर्फ टारगेट ये मत रखो कि सही हो गया या गलत हो गया, आपको ये भी समझना है कि सही और गलत के साथ में आगे क्या मिस्टेक नहीं करनी है। ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। ठीक है, मैं खुद जब तैयारी कर रहा था एंट्रेंस की, तो मेरे एक सर थे, वो बोलते थे यार दो ही चीजें होती है। ठीक है, सही गलत नहीं होता है, या तो तुम सही हो या तो तुम सीख जाओगे, गलत नहीं बोलते थे वो। क्यों? क्योंकि यार जो गलती करोगे उसे सीख लो ना, तो गलती गलती नहीं है, तुम्हें फायदा है, उसका एडवांटेज है। either you win or you learn something. There is no losing when you are doing something so good. ठीक है, चाहे पढ़ाई हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे आप कुछ भी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, अगर आप वहां पे सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप जिसमें सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो उसमें भी कुछ ना कुछ सीख ही जाओ, और उस सीख को आप आगे यूज कर सकते हो एक्चुअली सक्सेसफुल होने में। सो गिव योर सेल्फ टाइम। नहीं आया, गलत हो गया, ठीक है, उसको फिक्स नहीं किया जा सकता है, किया क्या जा सकता है, उसे सीखा जा सकता है, ताकि आगे वाले एग्जाम में आप 4 नंबर, यार यहाँ 4 नंबर खोए हो, जेई में अगर 8 नंबर बढ़ा लोगे तो रैंक कहाँ भाग जाएगा। ठीक है, तो सीखने की कोशिश करो, डरने की जरूरत नहीं है, और ये घबराने की, अरे मेरे 4 नंबर कट गए, 4 नंबर कट गए तो वो चले गए, उसको वापस नहीं ला पाओगे। लेकिन यहाँ पे आपको हेल्प ये मिलेगी कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आगे वाले क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगा, और अपने रैंक को आप खींच के बढ़ा दोगे, और सब खुश। भाई बोर्ड में 4 नंबर कटे थे तो क्या हुआ, जेई में तो इतना रैंक लाके दिया मैंने, या नीट में तो रैंक लाके दिया। ठीक है, तो उस पर फोकस करो। Now, an electric field E is maintained in a wire length L and area of cross section E. Derive the relation between current density sigma and wire sigma and the wire and electric field E. ओके, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, मैं फटाफट लिख देता हूँ। ठीक है, आपको पता है कि आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है V बाय आई। ठीक है, तो I हो जाएगा V बाय आर, पहली चीज। दूसरा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, रो L बाय ए। एरिया स्मॉल ए दिया तो स्मॉल ए लिख लेना, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो करंट आ गया बच्चों, V डिवाइड बाय रो L बाय ए। एरिया अगर इस तरफ आ जाता है तो एरिया सब्स्टिट्यूट करने की वजह से, अगर एरिया यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, ठीक है, तो एरिया ए दिया हुआ है, ये लेंथ एल दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई दी हुई है, इसको हमें कन्वर्ट करना है। एरिया अगर हम यहाँ लाते हैं तो हमें आ जाता है आई बाय ए इज इक्वल टू वी बाय एल इंटू 1/रो। अब जब तक मटेरियल चेंज नहीं होता ये कांस्टेंट है। वी बाय एल क्या होता है हमारे फॉर्मूला के हिसाब से, ये करंट डेंसिटी हो गया, करंट पर यूनिट एरिया, ये आपका जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और ये आपका 1/रो। ये हो गया रिलेशन। सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमें पता चल गया 1/रो की वैल्यू कांस्टेंट होगी क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, पहला डेरिवेशन हो गया। सेकंड वाला थियरी क्वेश्चन है। अगर आपने डोपिंग ऑफ कंडक्टर पढ़ा होगा तो डोपिंग ऑफ कंडक्टर में ये चीज ऑलरेडी एक्सप्लेन की है, तो भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। हाउ डज द एनर्जी गैप ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर चेंज व्हेन डोप्ड विद अ ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी एंड पेंटावैलेंट। बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताना चाहूं, अगर सिंपल वर्ड्स में मैं बताना चाहूं, ठीक है, तो देखो, आपके अगर बैंड जो मतलब जो बेसिकली बैंड्स हैं, अगर वो यहां और यहां है, ठीक है, अगर आप ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी डालते हो ना, तो यहाँ पे ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी की वजह से यहाँ पे एक एक्सेप्टर बैंड क्रिएट हो जाता है। एक्सेप्टर बैंड जो है इट इज एट अ लोअर एनर्जी, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे जंप कर पाते हैं इजिली। ये कब आ रहा है, जब आप ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी डाल रहे हो। ठीक है, एक्सेप्टर बैंड हो जाता है। दूसरी बात, आपके पास जब पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डाल रहे हो तो ये एनर्जी गैप ही कम हो जाता है। तो एनर्जी गैप कब कम हो जाएगा, जब पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डाल रहे हैं। और अगर आपने ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी डाली है तो एक एक्सेप्टर बैंड क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका एनर्जी ट्रांजिशन जो है वो इजी हो जाएगा। सिंपल थियरी क्वेश्चन है, ये डायग्राम बना के भी आप लिख दोगे तो आपको उसके नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला मैं थियरी में ज्यादा नहीं जाऊंगा, थियरी वाले आप ऑलरेडी पढ़ के गए थे टेक्स्ट बुक में से। मैं आपको वो क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो क्वेश्चन ट्रिकी थे, कंफ्यूजिंग थे, आपको उसमें ऐसा लगा कि यार सर पेपर बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन मैं आपको ये समझा रहा हूँ पेपर डिफिकल्ट नहीं था, लॉजिक बेस्ड था। लॉजिक से लाना सीखो, इधर से लॉजिक लगाओ, आगे वाले सवालों में लगाओगे, आपको हेल्प मिलेगी। आगे की कहानी देखते हैं। Two waves each of amplitude A, frequency omega, emanating from two coherent sources of light superposed at a point.
If the phase difference between the two waves is phi, obtain an expression for the resultant intensity at that point. Right? ये वाला तो डायरेक्ट है, पहले हम एम्पलीट्यूड के टर्म्स में कर देते हैं, फिर एम्पलीट्यूड जो है वो रूट आई के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 तक पहुंच गए हैं. आई थिंक हमारे पास 2-3 क्वेश्चन नंबर्स और हैं. ठीक है, तो फटाफट इसको फिनिश करते हैं. नाउ अब इसमें पहला वेव, दोनों वेव का ए और ओमेगा सेम है, राइट, और हमें बोला है एमिनेटिंग. तो अगर हम दोनों वेव्स को लेते हैं तो पहला वेव अगर हम लेते हैं कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट. ठीक है, तो पहला वेव हम ले लेते हैं y1 इज ए साइन ओमेगा टी, और दूसरा ले लेते हैं ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. ठीक है, अब इससे फायदा क्या हो रहा है? फायदा ये हो रहा है कि आपके पास दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं, दोनों को सुपरपोज करना है एक पॉइंट पे, लेकिन दोनों का फेज डिफरेंस पाई है, तो दोनों का फेज डिफरेंस पाई ले लिया है. ठीक है, आप इसको सुपर इम्पोज करोगे तो आपको पता है y1 प्लस y2 करना है. इसको कॉमन ले लो, साइन ओमेगा टी, तो इसमें फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम? साइन सी प्लस साइन डी का. ठीक है, तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? 2 साइन a प्लस बी बाई टू. तो a प्लस बी बाई टू अगर हम करते हैं तो हमें आ जाता है ओमेगा टी प्लस फाइव बाई टू एंड कॉस ये है ना, ऐड हो गया, तो कॉस a माइनस बी बाई टू, तो दैट इज कॉस फाइव. ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया. अब ये बोलता है ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट. तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बाई टू आ गया, और ये आ गया कॉस फाइव बाई टू. तो आपका y जो आ रहा है वो आ रहा है 2a कॉस फाइव बाई टू इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. ठीक है, ये आ गया. अब सेकंड आपको क्या देखना है? तो ये बोल रहा है यार रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट. रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपको इसका ये मिल गया है ना, एम्पलीट्यूड. तो ये एम्पलीट्यूड हो गया. तो दोनों का जॉइन एम्पलीट्यूड जो आ रहा है वो आ रहा है आपको 2a cos फाइव बाई टू. तो इंटेंसिटी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर. तो इंटेंसिटी का इक्वेशन आ जाएगा, I इज इक्वल टू k टाइम्स का स्क्वायर कर दो तो 4a स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव बाई. ये आ गया आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी. तो बेसिकली कुछ नहीं, दोनों की इक्वेशन ले लो, ऐड कर दो, साइन का फॉर्मूला लगा दो. ये जो टर्म आ रहा है देखो, ये जो है ये तो इसके ओमेगा या बेसिकली टाइम पीरियड को ऑसिलेशन के लिए दे रहा है, तो अभी भी ये हार्मोनिक वेव है, राइट. उसके बाद में ये वाला जो पार्ट है ये बोल रहा है कि भाई 2a cos फाइव बाई टू जो है वो हमारा एम्पलीट्यूड बन गया, विच इज वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू फेज डिफरेंस. तो 2a cos फाइव बाई टू एम्पलीट्यूड है नया, उसको आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर है, सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको वैल्यू आएगी, राइट. और यहाँ से ही हम फिर कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सब सारी चीजें कंटिन्यू करते हैं कि कंस्ट्रक्टिव में हमारी एम्पलीट्यूड मैक्सिमाइज हो जाएगी, डिस्ट्रक्टिव में मिनिमाइज हो जाएगी, वो यहीं से कंटिन्यू होता है. बट दिस फॉर्मूला कैन बी यूज. तो आ गया आपको इंटेंसिटी. मैं एग्जाम में होता तो ये वाला क्वेश्चन नहीं करता, अगला वाला करता, बहुत सिंपल क्वेश्चन. और आपने किया है तो आप बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. ये बोलता है भाई फ्रिंज जो है, पैटर्न जो है, उसमें क्या फर्क पड़ेगा अगर ये दोनों चीजें होती हैं. तो फ्रिंज पैटर्न बेसिकली डिपेंड करता है फ्रिंज विड्थ, जो होता है डी बाय लैम्डा. इसमें आपको पता है कैपिटल डी स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस होता है और स्मॉल डी आपके स्लिट के बीच का डिस्टेंस होता है. पहला सवाल क्या पूछा है? सोर्स स्लिट इज मूव्ड क्लोजर टू द प्लेन ऑफ द स्लिट, राइट. तो सोर्स स्लिट इज मूव क्लोजर टू द प्लेन ऑफ द स्लिट्स. तो अगर आप सोर्स का स्लिट मूव करते हो तो सोर्स जो है अगर आप उसको नजदीक ले जाते हो, सोर्स का स्लिट, ठीक है, इज मूव क्लोजर. और सेकंड बोलता है सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज इंक्रीज. सोर्स ऑफ स्लिट का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, बिकॉज सोर्स ऑफ स्लिट अगर आप नजदीक भी ले जाओगे तो स्लिट के गैप में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है और कैपिटल डी में भी नहीं. ठीक है, और आइडियल केस है इसलिए हम एनर्जी की बात नहीं कर सकते, हमारे लिए एनर्जी सब जगह कंजर्व्ड है, इंटेंसिटी भी जो आएगी वो सेम आएगी. बदलेगा कब? जब आप दोनों स्लिट के बीच का सेपरेशन इंक्रीज कर दोगे. स्लिट के बीच का सेपरेशन इंक्रीज कर दोगे मतलब ये इंक्रीज हो जाएगा, आपका फ्रिंज विड्थ जो है वो कम हो जाएगा. मतलब जो स्पेसिंग है दोनों ब्लैक और व्हाइट बैंड्स की, वो बैंड्स की स्पेसिंग जो है वो कम हो जाएगी. ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मुला लिख दो, दोनों एक्सप्लेन कर दो, आपको इजी 2 नंबर मिल जाएगा. 2 और सवाल है 20 और 21. ठीक है, वो भी बहुत सिंपल है. ये बोलता है इन बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन फाइंड द रेशियो ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन of the electron in the orbit n equal to 2 and n equal to 1. अब दुनिया भर के सवाल ये हैं कि सर पीरियड का तो फॉर्मूला दिया ही नहीं है बोर ऑर्बिट में, तो कैसे करेंगे?
यही तो पेपर बनाया है कि आपको लॉजिक लगाना है भाई। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 1/फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो अगर आपको टाइम पीरियड का रेशियो चाहिए, राइट, रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट n इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू 1, तो देखो क्या होगा, t1/t2, या बेसिकली ऐसे नहीं लिखते हैं, और t2/t1 चाहिए ना, 2 and 1, तो t2/t1 will be equal to wavelength in the first one and wavelength in the second one। सॉरी, इनवर्स प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन है तो सॉरी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है टाइम पीरियड और लैम्डा का, तो ये आ जाएगा आपको λ2/λ1। अब लैम्डा का भी फॉर्मूला नहीं दिया सर, लैम्डा भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है लैम्डा जो है इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी, तो 1/λ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इसे लिख लेते हैं, तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी है, तो λ2/λ1 अगर चाहिए तो एनर्जी इन द सेकेंड ऑर्बिट, सॉरी इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन है तो हम ले लेंगे इसको एनर्जी इन द फर्स्ट ऑर्बिट डिवाइडेड बाय yes Sahil, which one, the Bohr model one or the interference वाला? बोर मॉडल वाला तो अभी मैं सॉल्व ही कर रहा हूँ, अगर वहां फिर से एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं वो बता दूं, और अगर इंटरफेरेंस वाला चाहिए तो वापस चलते हैं वहां पे। चलो जब तक तुम बता रहे हो तब तक ये करता हूँ, ठीक है, फिर मुझे बताओ कौन सा वाला है तो मैं रिपीट करता हूँ उसको, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं क्योंकि बीच में हम अटक गए थे ना। तो पहले जैसे मैं बता रहा था कि अगेन ट्रिक यही था कि टाइम पीरियड ऑफ एवोल्यूशन पूछ रहा था, टाइम पीरियड जो है उसका फॉर्मूला नहीं है, लेकिन टाइम पीरियड होता है 1/फ्रीक्वेंसी, हमें पता है, और फ्रीक्वेंसी होती है डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो हम बोल सकते हैं कि भाई सेकंड ऑर्बिट का टाइम पीरियड अपॉन फर्स्ट अगर चाहिए तो आप λ2/λ1 कर दो, ठीक है, और लैम्डा जो होता है वो एनर्जी के इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है, राइट, तो अगर आप इसको उल्टा कर दोगे तो आपको एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट अपॉन एनर्जी ऑफ द सेकंड ऑर्बिट आ जाएगी। इसका फॉर्मूला है मेरे पास में, ठीक है, इसका फॉर्मूला है मेरे पास में, राइट, तो इसका फॉर्मूला मुझे बोल रहा है कि फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी जो आ रही है वो आ रही है मुझे -13.6/1 और यहाँ आ रही है -13.6/2, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये आ गया आपको E1/E2 विच इज इक्वल टू 4:1, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, ये इसके इक्वल हो जाए। या साहिल बताओ मुझे कौन सा वाला रिपीट करना है, ठीक है, E1/E2 इज 4:1, तो आपको डायरेक्ट रेशियो आ गया। अगेन जैसे मैंने बोला कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, अब तुमको मैं डायरेक्ट बोल देता, ये टाइम पीरियड की जगह बोल देता एनर्जी का रेशियो बता दो, तो तुम एनर्जी का फॉर्मूला मस्त लिखते -13.6/2 और फटाफट सब्स्टिट्यूट कर देते। बस उसने ये नहीं पूछा आपको कंफ्यूज करने के लिए, टाइम पीरियड का रेशियो पूछ लिया, ठीक है, तो टाइम पीरियड वाला आ गया। लास्ट सवाल जो है इसी टाइप का एक सवाल आई थिंक पहले भी हमने किया हुआ है, और हम जब ये देखते हैं पेपर्स देखते हैं तो पेपर्स में भी आपके पास ये सवाल है, ठीक है ना। पेपर्स में अगर हम देखते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस N1.52 हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर इन एयर, तो एयर का फ्रीक्वेंसी फोकल लेंथ लिख लो, 1/15 इज इक्वल टू, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव ले लेते हैं, इसका 1.52 - 1 इंटू 1/r1 - 1/r। सेकंड उसने क्या किया, इसी को उठा के लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिप कर दिया, तो आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए 1/f ले लो, यहाँ आ जाएगा आपको 1.52 डिवाइड बाय 1.65 -1, और ये आ जाएगा 1/r1 -1। अब कुछ करना नहीं है, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो ये वाले टर्म कट जाएंगे, आपको आ जाएगा ये बाय ये कर रहे हैं तो f/15 इज इक्वल टू, ये जो आएगा 0.52 आ जाएगा, ये जो आएगा ये नेगेटिव आएगा, तो 1.65 0.52 13, तो -0.13 इंटू 1.65, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 13 1 13 4, तो फोकल लेंथ आ गया आपको नेगेटिव 15 4 60 इंटू 1.65,
डायरेक्ट आ गया वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू आ गई, हमें वैल्यू आ गई 60 × 1.65। अब फायदा ये है कि आपको ये नेगेटिव वैल्यू मिल गई है, ठीक है। तो इसने नेचर ऑफ द लेंथ पूछा है, तो हमारा फोकल लेंथ अगर नेगेटिव आ गया है तो ये जो है ये कॉन्केव, ठीक है। नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। इसी टाइप का क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, मुझे याद है, बिकॉज मैंने क्लास में भी लिया हुआ है, प्रैक्टिस लेक्चर्स में भी लिया हुआ है और बोर्ड पेपर्स में, ठीक है। तो यहां तक हमारा बी सेक्शन फिनिश होता है। सेक्शन सी और डी आज हम करेंगे और ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, बिकॉज जो थियरी क्वेश्चन है जैसे मैंने बताया वो डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से आए थे, वो आपको भी आते हैं, मुझे भी आते हैं, आप सबको ये पता है। तो आई होप कि आपने वो सारे तो इजीली स्कोर कर लिए होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन था, दो डेरिवेशन थे, दोनों में से कोई भी एक कर सकते थे आप। two long straight parallel conductors carry steady current in opposite directions, right? तो बेसिकली हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं, एक करंट ऐसे जा रहा है, एक करंट ऐसे जा रहा है। अजम्पशन कर लेते हैं ये I1 है, ये I2 है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो D, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शंस। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन देम। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर हम कोई भी एक वायर लेते हैं तो इस वायर की वजह से कोई ना कोई फील्ड इस रीजन में क्रिएट हो जाती है। जैसे 1 वाला वायर ले लो तो उसकी वजह से फील्ड होगी। अब उस फील्ड की वजह से आपका सेकंड वायर जो है या तो वो अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन एंड एंगल ऑफ द फील्ड। क्यों? क्योंकि हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला है। फोर्स ये बोलता है कि करंट कैरिंग वायर जो है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड में जब रखा जाता है तो उस पर कोई ना कोई फोर्स लगती है, अनलेस इट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसीलिए वो बोल रहा है कि एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन देम। उस पर फोर्स लगेगा, हमें पता करना है, डिराइव करना है कि हमारा जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है, कितना लग रहा है, वो वैल्यू निकालनी है और 1 एम्पियर का डेफिनेशन देना है, विच इज वेरी सिंपल इफ यू फाइंड द इक्वेशन। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोलता है, तो एक काम करते हैं ना, इसका डेरिवेशन बहुत सिंपल है। हम फर्स्ट वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता कर लेते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर इज गिवन बाय म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी, डी डिस्टेंस पे। ये फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है इनफाइनाइट वायर का, ठीक है। हमें फील्ड मिल गई। दूसरा, अगर हम फील्ड देखते हैं तो फील्ड, इसका करंट ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे जो फील्ड जा रही है इट इज इनसाइड द पेपर, राइट। अगर हम देख रहे हैं तो इट इज गोइंग इनसाइड द पेपर, आपका पाम जो है वो इनसाइड जा रहा है, तो इट इज परपेंडिकुलर टू द करंट। तो इन दोनों के बीच का एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री है। तो अगर आप फोर्स निकालना चाहते हो तो फोर्स हो जाएगा आपका B1 इंटू I इंटू लेंथ ऑफ द वायर। करंट किसका लेंगे? सेकंड वाले का, क्योंकि सेकंड वाले पे फोर्स निकालना है, ठीक है। नाउ B1 की वैल्यू कितनी है? म्यू नॉट I1, ये आ गया I2 इंटू L डिवाइड बाय 2 पाई डी। तो ये हो गया आपका फोर्स का डेरिवेशन। ये फोर्स अप्लाइड है या फोर्स है, और बेसिकली जब भी ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो ये रिपेल करते हैं, सेम डायरेक्शन में ये अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो वायर होगा ये दोनों रिपल्शन होगा, दिस इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एंड द फोर्स विल बी रिपल्शन। तो आपने इसका फोर्स का इंटरैक्शन भी बता दिया और एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नीट्यूड भी बता दिया, ठीक है। 1 एम्पियर कैसे निकालोगे? तो ये बोल रहे हैं कि यार 1 एम्पियर का डेफिनेशन के लिए आप क्या करोगे, दोनों करंट को 1 एम्पियर कर दोगे, लेंथ को 1 मीटर कर दोगे, ठीक है, और यूनिट डिस्टेंस ले लोगे। क्या क्या बताया? 1 एम्पियर करंट के लिए आपका लेंथ 1 मीटर होना चाहिए, डिस्टेंस 1 मीटर होना चाहिए, ठीक है, और फोर्स जो आएगा उसमें जो फोर्स आएगा, तो 1 एम्पियर करंट अगर फ्लो कर रहा है तो आपका दोनों वायर में यूनिट डिस्टेंस और यूनिट लेंथ वायर में आपका जो फोर्स लगेगा दैट विल बी म्यू नॉट बाय 2 पाई, ठीक है। तो वो आपका डेफिनेशन हो जाता है। ये सारी चीजें मैं फटाफट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में दी हुई है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन या ट्रिक मुझे नहीं बतानी, ठीक है। डायरेक्ट डेरिवेशन है, सॉल्व कर लो। सेकंड वाला डेरिवेशन भी किया जा सकता था। सेकंड वाला बोलता है एक्सप्लेन ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो अगर समझो फॉर एग्जांपल हमारा ये है और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे जा रहा है, राइट। अभी तो एक्चुअली इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि आपका जो करंट है वो ऐसे हो जाएगा और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगी, तो आपका एंगल जो आ जाएगा वो डायरेक्टली 90 आ जाएगा। तो हम इसके अकॉर्डिंगली फोर्स निकाल सकते हैं। बट जैसे मैंने बोला कि हमें एक रैंडम एंगल पे निकालना होता है, तो रैंडम एंगल पे निकालेंगे। तो अगर आप करंट इसमें फ्लो करा रहे हो, जैसे इस लूप में फ्लो कर रहा है करंट, लेट्स अज्यूम एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट अगर फ्लो कर रहा है I, देखो तो अब क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड B है, इसका लेंथ हम ले लेते हैं A और ब्रेथ हम ले लेते हैं B,
ठीक है, अब इसके जो दो पार्ट्स हैं, जो बी लेंथ वाले हैं, वो दोनों जो हैं वो पैरेलल और एंटी पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, राइट। तो अगर वो पैरेलल और एंटी पैरेलल है तो उस पे देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द फील्ड, राइट। और आई एल क्रॉस बी अगर हम देखते हैं तो हमारा आई इधर जा रहा है, नीचे की, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और बी ऐसा है, तो अभी इस केस में देयर इज जीरो फोर्स एक्टिंग ऑन ऑल द वायर्स। लेकिन अगर हमें करना है तो हम कोई भी रैंडम एंगल थीटा ले लेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं तो हमारा ये वाला वायर और ये वाला वायर, इन दोनों वायर पे फोर्स लगेगा, राइट। तो अगर हम इन दोनों पे फोर्स पता करते हैं तो हमारे फील्ड की वजह से, जैसे अगर ये एंटी क्लॉकवाइज करंट ऐसे ऐसे जा रहा था, ठीक है, और फील्ड जो है वो एट एन एंगल थीटा है, तो हमारा एक फोर्स डाउनवर्ड यहाँ लगेगा, एक फोर्स अपवर्ड यहाँ लगेगा, एंड दोज विल बी इक्वल टू, फोर्स इज इक्वल टू करंट इंटू ए इंटू बी, ये फोर्स है, ठीक है। और अगर हम इसमें टॉर्क पता करना चाहते हैं तो यहाँ पे टॉर्क है, यहाँ पे टॉर्क है, सेंटर के अबाउट हम टॉर्क निकालेंगे, दोनों इसको क्लॉकवाइज होंगे, ठीक है। तो अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो ये हमारा फोर्स है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकालेंगे और हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा बी साइन थीटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टॉर्क निकालेंगे एफ बी बाई टू, सॉरी ये बी बाई टू है, बी बाई टू साइन थीटा, प्लस दूसरा हो जाएगा एफ बी बाई टू साइन थीटा, ठीक है। टोटल आ जाएगा आपको एफ विच इज आई ए बी इंटू बी साइन थीटा, और आपका फॉर्मूला रेडी हो जाएगा, ये आई ए इंटू बी इज द एरिया ऑफ द कॉइल, बी साइन थीटा, और अगर n नंबर ऑफ टर्म्स है तो इसको आप n से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगेन अ सिंपल डेरिवेशन, बुक का डेरिवेशन है, डायग्राम बनाओ, थीटा निकालो और सारा टॉर्क निकाल के सॉल्व कर दो। इन दोनों वायर पे टॉर्क नहीं लगेगा क्योंकि वो पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसी के बेसिस पे हमारा जनरेटर भी वर्क करता है, ठीक है, जनरेटर नहीं एक्चुअली मोटर वर्क करता है, बिकॉज आप करंट फ्लो करा रहे हो, ठीक है, और गैल्वेनोमीटर वर्क करता है। तो बेसिक गैल्वेनोमीटर भी इसी के प्रिंसिपल से चलता है, हमें पता है। तो ए एंड बी बहुत सिंपल डेरिवेशंस है, अगेन नथिंग टू टॉक अबाउट, बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं था ये। अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, थियरी क्वेश्चन आपके 3 नंबर, 3 पार्ट है, 3 नंबर मिल जाएंगे आपको। पहला क्वेश्चन बोल रहा हूँ, व्हाट फैक्टर डज द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिपेंड। अगर आप स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखते हो तो वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, म्यू एंड एप्सिलॉन, राइट। ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगी। म्यू क्या होता है, तो एक होता है इसमें से परमिटिविटी ऑफ स्पीड, एक होता है परमेबिलिटी, राइट। तो परमेबिलिटी एंड परमिटिविटी, या आप अगर और अच्छे लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम विल डिसाइड कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड कितनी होगी, ठीक है। तो आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज विल टेल यू कि आपकी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितनी होगी, इन दोनों चीज पे ये डिपेंड करती है। हाउ इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड, बेसिकली आप क्या करते हो, एक डायरेक्शन में, मैं दो क्वेश्चन एक साथ आंसर कर दे रहा हूं। इसने बोला है जेड एक्सिस पे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाना चाहिए, तो लेट्स अज्यूम कि ये आपका जेड है, ये एक्स है, ये वाई, ठीक है। तो आपका एक्स वाई एक्सिस पे देयर विल बी, यस, तो आपका, हाँ, तो वाई एक्सिस पे आपका समझो एक मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पे आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। जब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं या वैल्यू वेरी करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, तो आपको क्या मिलता है, आपको इस डायरेक्शन में यू गेट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि आपका ई कहां पे होगा, राइट। तो यही वाला डायग्राम तीसरे में पूछा है, और पहला हाउ इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन से जो वेव प्रोड्यूस होता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, राइट। द वेरिएशन or the oscillation of electric and magnetic field in two perpendicular planes produces a electromagnetic wave in the third perpendicular direction, right। तो हमें ये चीज ऑलरेडी पता है, अगेन थियरी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, 3 नंबर आपको इसमें मिल जाने चाहिए। नेक्स्ट एसी का क्वेश्चन है, मैंने बताया था एसी बहुत इंपॉर्टेंट है, एसी का सवाल हमेशा आता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, उसने प्राइमरी वोल्टेज दिया हुआ है 200 टर्न्स, आइडियल ट्रांसफार्मर, 5 किलोवाट पावर भी दिया हुआ है, सेकेंडरी कॉइल भी, ठीक है, 1000 टर्न। आउटपुट वोल्टेज निकालना है, हमको पता है कि भाई N1 V1, सॉरी क्या लिखा,
जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न होगा तो N1 बाय N2 इज इक्वल टू V1 बाय V2, राइट। तो हमारे पास जितना ज्यादा टर्न होगा उतना ज्यादा वोल्टेज होता है। अगर आप देखो यहाँ पे वो टर्न बढ़ गए हैं तो ऑब्वियसली वोल्टेज भी स्टेप अप हो जाएगा। तो ये 200 बाय 1000 दिया हुआ है और ये 140 बाय V2 दिया हुआ है, ठीक है। 1 2 3 4 2 1 जा 2 5 जा, V2 की वैल्यू आ जाती है 14 5 जा 70, 700 वोल्ट जो है आपका वोल्टेज आ जाता है, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ट्रांसफार्मर का, आपको पता है। इसमें अगेन नॉट जो ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है उसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। ट्रिकी क्वेश्चन था तो मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे। जहां पे भी ट्रिक आएगा, जहां पे भी ऐसा लगेगा कि यार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वहां पे डिस्कशन लंबा चलाएंगे। अभी फटाफट इसको खत्म करेंगे, ठीक है। ये आ गया इंस्टेंटेनियस वोल्टेज चाहिए। अब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज विल बी इन फेज विद दिस। आपको ये वोल्टेज पता ही है, इसकी वोल्टेज वैल्यू मिलेगी, ओमेगा की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो आपका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इन द सेकंड केस विल बी 700 sin 100 बाय, तो दैट विल बी योर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का मतलब होता है आपको इक्वेशन पूछ रहा है वो, राइट। तो आपको एट एनी इंस्टेंट निकालना है तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि आपका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल कितना है। नाउ नेक्स्ट चीज अगर हम निकालते हैं करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, राइट। अगर हम करंट इन द सेकेंडरी कॉइल निकालने जाते हैं तो सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज हमें पता है, करंट हमें पता है, निकालना है सॉरी, और हमें पावर पता है कि 5000 वॉट हमारा पावर है, राइट। तो करंट कैसे निकालेंगे? करंट ऐसे निकालेंगे कि भाई 5000 डिवाइड बाय V2, V2 इज गिवन एज सॉरी हमने निकाला 700, राइट। तो ये आ गया 700, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 50 बाय 7 दैट इज 7 7 बाय 7, 7 1 बाय 7 एम्पियर इज द करंट। बट इसमें हम एक मिस्टेक ये कर रहे हैं ना, मैंने जल्दी जल्दी इसलिए किया क्योंकि आप लोग मिस्टेक पकड़ पाओ। मिस्टेक ये पकड़ना है कि आप जो वोल्टेज निकाल रहे हो वो सारे जो है वो मैक्सिमम, ये जो डेटा दिया हुआ है अगर जैसे बताया मेंशन नहीं होता है तो आरएमएस वोल्टेज दिया होता है, राइट। तो आपको बेसिकली यहाँ पे ध्यान देना है कि वी आई वी नॉट है तो ये वी नॉट है, और जो पावर निकालते हैं वो हम निकालते हैं वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस से, ठीक है। तो हम वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस अगर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो हमें 700 वोल्ट्स आया था, तो 700 बाय रूट 2 हो जाएगा वी आर एम एस, ये गलत है वैसे, ठीक है। और ये हो जाएगा आई आर एम एस, आई आर एम एस कितना होना चाहिए जो हमें चाहिए, तो दैट विल बी आई बाय रूट 2, ठीक है। यहाँ हम उसका मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसको आर एम एस ही रखते हैं। तो ये हो गया हमारा आई आर एम एस, ठीक है, और ये हो गया 5, राइट। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, सेम ही चीज करनी है तो आपको आ जाएगा आई आर एम एस इज इक्वल टू 50 रूट 2 बाई, रूट 2 की वैल्यू दी हुई है, आप सब्सटीट्यूट कर लो, सब्सटीट्यूट करके सिंप्लीफाई करो, ठीक है। अगर रूट 2 का आप देखो, अगर रूट 2 का आप 1.4 लिख देते हो यहाँ पे तो 50 इंटू 1.4 डिवाइड बाई 7, ये इजिली 0.2 हो जाता है, और ये हो जाता है आपका 2 5 10, तो 10 एम्पियर्स आपका आरएमएस करंट आ जाएगा इन द सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मिस्टेक हमेशा ऐसी होती है, हम डायरेक्टली ये कर देते हैं और ये सोचते नहीं है कि हमारा फॉर्मूला क्या था जब हम एसी सर्किट में कर रहे थे। एसी सर्किट का पावर V इंटू आई नहीं होता है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस होता है, बिकॉज जैसे उसने बोला कि सप्लाई द पावर ऑफ 5 किलोवाट, तो ये उसका एवरेज पावर बता रहा है, राइट, इंस्टेंटेनियस पावर नहीं बता रहा है। और हम ये जो वी और आई यूज कर रहे हैं ये तो मैक्सिमम है, कंफ्यूजन नहीं हो, आई होप ये चीज समझ गया हो। इसका थर्ड पार्ट सिर्फ ट्रिकी है आपके लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए है कि आप डायरेक्टली V इंटू आई लगा के सॉल्व कर दो तो आपके एक नंबर हो खा जाए, ठीक है। तो हम आपको एक नंबर नहीं जाने देंगे। बस ये ध्यान रखना है कि पावर जो एसी सर्किट में लगता है वो होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, और डेटा जो है वो वी नॉट साइन ओमेगा टी के फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वी नॉट था। तो हमने आउटपुट वोल्टेज निकाला इंस्टेंटेनियस, तो जैसे बोला आउटपुट वोल्टेज निकाला, तो आउटपुट वोल्टेज हमने क्या निकाला, वो मैक्सिमम वोल्टेज है, उसको बाय रूट 2 कर दोगे तो तुम्हें आउटपुट वोल्टेज आरएमएस वैल्यू आ जाए, ठीक है। यहाँ पे वी आर एम एस निकाल देना अपॉन रूट 2, यहाँ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज तो वी नॉट साइन ओमेगा टी के फॉर्मेट में ही आएगा, तो 700 वाला वो सही है हमारा। और हमने करंट निकाला वो भी आई आर एम एस के फॉर्मेट में, बिकॉज दैट इज व्हाट द पावर इज ऑल अबाउट, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। यस, जनरली जनरली ऐसे क्वेश्चंस में लोग स्किप कर जाते हैं या नहीं करते हैं बिकॉज ये थोड़ा सा डिफिकल्ट दिखता है। बट अगर आप नोटिस करो तो आपको बस ये पूछा है कि भाई फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन द ब्रांचेस ए जी बी एफ और सी डी, ठीक है। अब इसका एक सिंपल तरीका है, अगर आप सारे डायरेक्शन उन्होंने जो दिए हैं वो भूल जाओ थोड़े टाइम के लिए, तो आपके पास में ये है, यहाँ पे एक बैटरी है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक बैटरी है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है,
यहाँ पे एक बैटरी है और यहाँ पे है, ठीक है। ये 3 वोल्ट की बैटरी है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ये 4 ओम्स है, ये 2 2 2 2 और 6, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, बहुत सिंपली आप इसमें लूप करंट ले लो, I1 I2, ठीक है। लूप करंट से क्या होता है कि आपका इक्वेशन बनाना जो है वो इजी हो जाता है, ठीक है। लूप करंट अगर आपने ले लिया तो इस वाले लूप में पॉजिटिव से नेगेटिव क्या क्या जा रहा है, देखो यहाँ से करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। इस वाले लूप में ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, तो ये प्लस से माइनस, ये प्लस से माइनस और ये प्लस से माइनस। अब बोलोगे सर एक ही वाले में दो साइन क्यों लगाया, अरे भाई एक ही वाले में से दो करंट फ्लो हो रहा है ना, I1 भी फ्लो हो रहा है, I2 भी फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हमको I1 साइड पे I1 के डायरेक्शंस लगाने हैं और I2 पे I2 के डायरेक्शन लगाने हैं, ठीक है ना। कमिंग बैक टू दिस, आप इस लूप पे इक्वेशन लिख दो, तो आपका इक्वेशन आ जाएगा, जीरो से गए यहाँ पे 3 वोल्ट, जीरो से प्लस साइड पे गए 3, ये आ जाएगा -2I1, ये आ जाएगा -4I1, लेकिन इसमें से +4I2 भी मूव कर रहा है, ठीक है। सबका वोल्टेज निकाला, इसका वोल्टेज निकाला, इसका वोल्टेज निकाला, यहाँ से इसका वोल्टेज निकाला, ये नीचे आ गया, ये -6 हो गया और वापस आए तो -2I1, तो -2 -4 -2 मेक्स इट -8I1, ये हो गया +4I2 इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू 0 लिखा क्या मैं, इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया माइनस इज इक्वल टू 6 3, ये आ गया 3, ठीक है। तो ये आ गया आपको पहला इक्वेशन, यहाँ लिख दे रहा हूँ, दिख रहा है ना। तो पहला इक्वेशन यहाँ लिख दे रहा हूँ, पहला इक्वेशन आ गया आपको -8I1 +4I2 इज इक्वल टू, ठीक है। सेकंड इक्वेशन कैसे आएगा, तो सेकंड इक्वेशन आएगा इस वाले लूप से, इस वाले लूप का इक्वेशन अगर हम लिखते हैं तो ये आ रहा है, यहाँ चालू करते हैं, चलो 6 वोल्ट ऊपर गया, प्लस आ गया, फिर वहां ऊपर जाएगा तो -4I2 हो जाएगा, लेकिन +4I1 हो जाएगा। इसमें दोनों करंट का ड्रॉप लेना पड़ेगा, ठीक है। दोनों करंट जो है उनका पोटेंशियल ड्रॉप कंसीडर करना पड़ेगा उसमें। इसमें एक ही करंट है -4I2, सॉरी -2I2, इस वाले में है -6 वोल्ट और यहाँ पे है -2, वापस आ गया 0 पहुंच गया। अब ये और ये तो कैंसिल है, तो यहाँ से आ रहा है आपको 4I2, सॉरी 4I1 इज इक्वल टू 4 + 2 6, 6 + 2 8, तो यहाँ से आ गया 4 1 जा 4 2 जा, तो I1 जो आ रहा है वो आ रहा है आपको 2I2, ठीक है। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, I1 की जगह अगर आप 2I2 डाल देते हो तो ये हो जाता है -16 + 4, -16 + 4 करोगे तो ये आ जाएगा आपको -12I2 इज इक्वल टू 3, मतलब I2 आ गया आपको -1/4 और I1 कितना आ जाएगा, इसका डबल, तो इसका डबल कर दो -1/, अच्छा ये नेगेटिव साइन का मतलब है कि हमने डायरेक्शन गलत दिया है, करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं, या करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज फ्लो, सॉरी यहाँ मैंने क्लॉकवाइज दिया, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हमारा आइडिया जो है उसमें हमें ये चीज पता चल जाती है कि हमारा करंट जो है, देखो इक्वेशन 1 जो है वो यहाँ है, इक्वेशन 2 जो है वो यहाँ है, ठीक है। अगर हम इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं तो हमें दोनों वैल्यूज मिल जाती है, लेकिन विद नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन का मतलब है कि डायरेक्शन जो है वो हमारे अजम्पशन से अपोजिट है। अब इसने पूछा क्या था, इसने पूछा था भाई डायरेक्शन ऑफ करंट इन AG BF एंड CD, तो AG में करंट कहाँ जा रहा है, हमने ऊपर अज्यूम किया था, लेकिन AG में करंट जा रहा है नीचे, ठीक है। उसके बाद में अगर हम दूसरा देखते हैं BF में कहाँ जा रहा है, तो BF में अगर हम देखते हैं तो BF में चेक करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखो इसमें हमने अज्यूम किया है कि I2 ऊपर जा रहा है, I1 नीचे जा रहा है, ठीक है, लेकिन हमारा अजम्पशन बिल्कुल गलत है। तो I2 जो है वो नीचे जा रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है 1/4, I1 कहाँ जा रहा है, तो I1 भी नीचे नहीं ऊपर जा रहा है 1/2, तो जो ज्यादा है दोनों में माइनस होगा, तो दोनों में जो ज्यादा है वो डायरेक्शन है, तो इसमें डायरेक्शन क्या हो जाएगा अप, बिकॉज 1/2 इज मोर। नहीं समझा, फिर से समझा देगा भाई, देखो पहले ये नेगेटिव था तो मैंने डायरेक्शन बदल दी, ये ऊपर जा रहा था ये नीचे हो गया, ये नीचे जा रहा था ये ऊपर हो गया। इसकी वैल्यू जो आई है I1 की वो 1/4, I2 जो आई है 1/4 आई है, ये 1/2 आई है, इसमें से ये बड़ा है तो ये करंट ऊपर जाएगा, ये जो माइनस करोगे तो 1/4 आएगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये वैल्यू इधर आ गई, ये वैल्यू इधर आ गई, और इस वाले में हमने नीचे अज्यूम किया था तो इस वाले में करंट ऊपर जा रहा है, ठीक है।
अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर आपको किरचॉफ लॉ लगाने आता है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजी 3 नंबर है आपके लिए, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि दो ही इक्वेशन है, अगर आपने एनसीईआरटी सॉल्व किया होगा तो उसमें तो 3 I1 I2 I3 वाले भी इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 ही इक्वेशन में ये काम हो जाता है। 26 क्वेश्चन, अगर आपने टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी रीड की है तो बहुत ही सिंपल है। डिस्कस 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्सेस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। कौन सा फोर्स होता है पहली बार, तो फोर्स होता है हमारा न्यूक्लियॉन्स के बीच में न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। तो प्रॉपर्टीज ये पूछ रहा है, पहले हम बताएंगे कौन सा फोर्स होता है इनके बीच में, तो न्यूक्लियर फोर्स होता है। पहली चीज ये है कि ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। शॉर्ट रेंज मतलब जब तक डिस्टेंस कम रहेगा तब तक ये एक्ट करेगा, राइट। न्यूक्लियस के अंदर ही एक्ट करता है, जैसे आप थोड़ा सा बाहर जाओगे ये एक्ट करना बंद कर देता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। सेकेंड चीज, सेम फॉर ऑल न्यूक्लियॉन्स, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में भेदभाव नहीं करता है ये। इसका मतलब है भाई जब तक न्यूक्लियस के अंदर हो, मेरे अंडर हो, मैं फोर्स सब पे एक ही जैसे लगाऊंगा। इट डजेंट मैटर कि आप आप न्यूट्रॉन हो या प्रोटॉन हो। सेम फॉर न्यूक्लियॉन्स। थर्ड, अट्रैक्टिव है टू एन एक्सटेंट। टू एन एक्सटेंट इसलिए बोलते हैं कि अराउंड 7 फर्मी, अगर 7 फर्मी से कम हो जाता है, ठीक है, 7 फर्मी से कम हो जाता है, तो 7 फर्मी से कम वाले केस में आप स्टडी करते हो तो उसका अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो रिपल्सिव हो जाता है, क्योंकि 7 फर्मी से और क्लोज वो नहीं जा सकता, ठीक है। तो 3 प्रॉपर्टी पूछी थी, 3 तो हमने लिख ही दिया, ठीक है। तो 3 प्रॉपर्टीज हमारे पास में आ गई किसकी, ऑफ द फोर्सेस बिटवीन न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन के बीच कौन सा फोर्स होता है, न्यूक्लियॉन के बीच में हमारे पास में न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट, अगेन सिंपल क्वेश्चन, पूछा हुआ क्वेश्चन है इसी टाइप में, अगर आपने सैंपल पेपर्स किए होंगे, लगाए होंगे प्रीवियस ईयर वाले, तो आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। बेसिकली बोलता है दोनों में कौन सा स्टेबल है, तो बेसिकली हम न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो पता करते हैं, ठीक है। अगर आप पहले वाले का न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन निकालते हो तो उसमें 4 न्यूट्रॉन है 4 प्रोटॉन है, तो इसका 1 आ जाएगा, ये एक्स के लिए है। वाई के लिए अगर आप न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो निकालते हो तो उसका न्यूट्रॉन हो जाएगा 5 - 3:2, ठीक है, 5 - 3 इज, हाँ, 2 न्यूट्रॉन है उसके पास में और उसके पास में 3 प्रोटॉन, तो दिस इज 0.67। जितना ज्यादा न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो होता है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, तो हमारा न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो जिसका ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल है इस केस में, ठीक है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, और ज्यादा नहीं, एक्चुअली 1 से जितना नजदीक होगा उतना बेटर है। हमारे पास एक जो है उसमें एक्जैक्टली 1 है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो 1 से जितना नजदीक, क्या 1 ही है हमारे पास में, तो हमारा x जो है दिस विल बी मोर स्टेबल। ये टेक्स्ट बुक में दिया हुआ सवाल है, आप इसको इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बता दिया कौन स्टेबल है, क्यों स्टेबल है, आप दोनों चीजें कर सकते हो। स्कीमेटिक अरेंजमेंट ऑफ गाइगर मैडरसन एक्सपेरिमेंट टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, वो ड्रॉ करने का टाइम अभी हमारे पास है नहीं, लेकिन अब ये जो कंक्लूजन है तो ये बोल रहा है कि देखो जो कंक्लूजन है, ऑब्जर्वेशन है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, वो डायरेक्टली आप टेक्स्ट बुक से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। डिफाइन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इन दिस केस, राइट। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि कल ही एक न्यूमेरिकल हमने उसमें किया था, एक ऑब्जेक्टिव किया था, बट मैं स्टिल बता देता हूँ कि जब भी आप कोई भी पॉजिटिव पार्टिकल इस पे हिट करते हैं, जैसे अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, और अल्फा पार्टिकल को कुछ काइनेटिक एनर्जी देके आप इसको पुश करते हो, तो ये अल्फा पार्टिकल ट्रैवल करता है, ट्रैवल करता है, ट्रैवल करता है, लेकिन ये जैसे जैसे नजदीक जाता है ना, तो इसका गैप जो है, वो कम हो रहा है। अब इससे क्या होता है, हमें पता है कि फोर्स फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो होता है k q1 q2 बाय आर स्क्वायर। अब आर, ये जो गैप है, ये जितना कम होता है उतना फास्ट जो फोर्स है वो बढ़ता जाता है, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब क्या हो रहा है, ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, इसके बीच का रिपल्शन जो है, जैसे जैसे ये कम होता जाएगा गैप, वैसे वैसे ये ड्रास्टिकली बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसका कहना है कि यार ये कभी भी ना न्यूक्लियस को जाके कोलाइड नहीं कर सकता। कोलाइड क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इतना ज्यादा फोर्स हो जाएगा कि वो उसको रोक के वापस रिपेल कर दे, ठीक है। और जहां से ये रिपल्शन, मतलब जहां से ये अपना मोशन को रिवर्स करेगा, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। आई होप आपको समझ गया होगा, या आप सिंपल वर्ड में बोल सकते हो कि ये काइनेटिक एनर्जी जहां जाके जीरो हो जाएगी, उस पॉइंट पे जो डिस्टेंस है वो आपका बेसिकली काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई ना, सारी की सारी जो एनर्जी थी वो यूज अप हो गई इस रिपल्शन की वजह से। क्लियर, नहीं समझा? अरे भाई ये काइनेटिक एनर्जी मतलब वेलोसिटी तो है, ये वेलोसिटी जहां जाके जीरो हो जाएगी वहां पे जाके रुक जाएगा, और रिपल्शन की वजह से फिर ये अपना वापस भाग जाएगा, ठीक है। तो वो होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये तो मैंने अपने
जो हमने वीडियो बनाया था कि यार क्या इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर्स में, ये सवाल तो डायरेक्टली बोला था आएगा। विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर। ये तो मैंने आपको लिख के दे दिया था कि ये आएगा, ठीक है, या तो हाफ वेव या तो फुल वेव। अब इसको अगर आप देखते हो, मैं डायग्राम बना देता हूँ, बाकी तो आपको इनपुट आउटपुट वेव फ्रंट भी बता ही चुका हूँ, तो भी डायग्राम एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सॉरी, ये हमारा प्राइमरी है इनपुट वोल्टेज, ठीक है, यहाँ पे हमारा सेकेंडरी वोल्टेज है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखते हो, यहाँ एक और डायोड बना दो, यहाँ पे एक और आ गया, यहाँ से एक आउटपुट निकलेगा, यहाँ से एक आउटपुट निकलेगा। यहाँ पे ये गलती नहीं कर सकते, यहाँ से इसको जंप कराना है, यहाँ पे आप, ठीक है, ये इसका सर्किट डायग्राम है बेसिकली, ठीक है। अगर आप देखोगे तो जैसे ये हमारा D1 डायोड है, ये हमारा D2 डायोड है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो करंट जो है, अगर पॉजिटिव साइकिल में देखोगे तो प्लस ये है, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे ऐसे जाके वापस आ जाएगा। अगर नेगेटिव साइकिल में देखोगे तो ये नेगेटिव पे है, तो ये हायर पोटेंशियल पे है, करंट यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, वापस यहाँ से इधर आएगा, ठीक है। तो आपका दोनों साइकिल में आपका जो करंट है वो फ्लो करता रहेगा। और आपका अगर आप देखोगे तो आपका रेक्टिफिकेशन ये हो गया है कि आपका जो ग्राफ में बना रहा हूँ, ठीक है, पोटेंशियल या करंट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ था वो पहले ऐसा था। अब इसने क्या किया, ये वाला जो पार्ट है रेक्टिफाई करके, तो ऊपर वाला जो ग्राफ है वो रेक्टिफिकेशन के बाद, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं बनाना है आपको एग्जाम में, दोनों एक साथ नहीं आते, लेकिन अलग अलग बना के आप दिखा सकते हो कि ऊपर वाला ग्राफ जो है वो बिफोर रेक्टिफिकेशन का है और नीचे वाला जो ग्राफ है वो आफ्टर रेक्टिफिकेशन का है, ठीक है ना। ये होने के बाद में अगर आप नेक्स्ट चीज देखते हो, अगर आप नेक्स्ट चीज देखते हो, यहां तक तो हमने सी सेक्शन पूरा खत्म कर लिया, और सी सेक्शन का वेटेज भी ज्यादा था, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे। एक एडवांटेज ये था कि वेटेज ज्यादा था सी सेक्शन का, तो हमें वेटेज ज्यादा होने के बाद भी एक एडवांटेज ये था कि क्वेश्चन जो थे वो ज्यादातर डेरिवेशन बेस्ड थे और थियरी बेस्ड थे, तो ज्यादा मेहनत हमें करनी नहीं पड़ी, ठीक है ना। कमिंग बैक टू दिस, यार मेरे को लगता है डी सेक्शन का सबसे इजी क्वेश्चन यही था, क्योंकि ये मतलब बहुत बहुत ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पहला सवाल बोलता है फॉर अ रे इंसिडेंट एट अ क्रिटिकल एंगल द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज, ठीक है। आपको पता है क्रिटिकल एंगल पे हिट करने पे जो रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, ये क्या बोल देखो, व्हेन इंसिडेंट एंगल इज व्हेन अ रे ऑफ लाइट प्रोपगेट्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड व्हेन द इंसिडेंट एंगल इज इंक्रीज द रिफ्रैक्टेड रे deviates more from the normal. For a particular angle of incidence, the denser medium, the refracted ray just grazes the interface of two surfaces. The angle of incidence is called critical angle for 4 pair of median word. Okay. Now, अब इसमें ट्रिक ये है ना कि इसने रिफ्लेक्शन पूछा है, रिफ्रैक्शन नहीं पूछा है, ठीक है। तो अगर हम जैसे ये हमारा समझो डेंसर और एरर मीडियम का इंटरफेस है, ठीक है, यहां से एक रे आ रही है डेंसर से, ठीक है, और अगर आप एंगल ऑफ इस पे हिट करते हो तो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री। लेकिन अगर आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करो, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट होकर अभी वापस नहीं आया है, ठीक है, लेकिन अगर आप रिफ्लेक्शन क्या होता है, नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे का एंगल, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस केस में आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो आपको ये आ जाएगा 90, ठीक है। क्रिटिकल एंगल पे हिट करेगा तो ही, ठीक है, क्रिटिकल एंगल पे हिट करेगा तो, क्रिटिकल से ज्यादा पे हिट करेगा तो अंदर चला आता है ये वापस ऐसे, ठीक है, और अगर कम पे होता तो वो बाहर चला जाता, रिफ्रैक्शन वापस वहां पे हो जाता। अगेन ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायग्राम बना लो। रे ऑफ लाइट वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन द इंसिडेंट इन वाटर, तो यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे एयर है, ठीक है, वाटर एयर इंटरफेस है, ठीक है। अब अगर आप इसमें देखते हो तो ये हमारा नॉर्मल कर लेते हैं, नॉर्मल करने के बाद में दोनों रेज बना लेते हैं, एक रे यहाँ से आ रही है, एक रे यहाँ पे, देखो ये डेंसर से आई, ये रेयर में गई तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये जो अंदर आ रहा है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 4/3,
राइट, और इसका जो एन होता है ये 1, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे आएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज, वेलोसिटी के टर्म में लिखते हैं तो वेलोसिटी ऑफ एयर बाय वेलोसिटी ऑफ वाटर होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन वेवलेंथ के साथ होता है, इसलिए लैम्डा इन एयर अपॉन लैम्डा इन वाटर हो जाएगा। देखो अब आपको क्या पता है, ये पता है और वाटर में वेवलेंथ पता है, यहाँ पे 600 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर दो, तो वाटर का वेवलेंथ है 4/3, ये 1 है तो 1 ही छोड़ देते हैं, इज इक्वल टू एयर में आपको वेवलेंथ चाहिए, ये दिया हुआ है 600, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, आपको आ जाएगा 800 डी। अब पता है इसमें सबसे अच्छी बात क्या थी, सबसे अच्छी बात क्या, सबसे मतलब बोलते हैं ना इजी बात क्या थी यार, देखो वाटर से एयर जा रहा था ना, वाटर से अगर एयर जाता है तो आपका वेवलेंथ और स्पीड बढ़ती है, बिकॉज वो डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है। 600 नैनोमीटर से ज्यादा का वेवलेंथ चाहिए, एक ही ऑप्शन आंसर है, कैलकुलेशन नहीं भी आता था तो भी आ जाता अगर थियरी आती, ठीक है। तो यू नीड टू बी वेरी वेरी स्मार्ट इन थियरी यूजिंग, अगर आप थियरी यूज अच्छे से करोगे तो आपको ये बहुत हेल्प मिलेगी, आपको ये बहुत इजी लगेगा कि आप क्वेश्चन को आप ब्रेक डाउन करके काफी सारे स्मार्ट सोल्यूशंस निकाल सकते हो। जैसे मैंने अभी तो ये कैलकुलेशन दिखाया, ये तो जनरल मेथड है, आप कोई भी क्वेश्चन के लिए कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक चीज थी कि तीनों जो वेवलेंथ थी या तो इक्वल थी या तो लेस थी, सिर्फ 800 नैनोमीटर ऐसा था जो 600 से ज्यादा था। और बहुत बार ऐसा होगा कि एक ही ऑप्शन होगा जो सही होगा, लेकिन आपको थियरी यूज करनी पड़ेगी उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। और थियरी क्या बोलती है, ये वाटर से एयर जा रहा है, वो पूछ रहा है एयर में कितना वेवलेंथ होगा, ठीक है। तो वाटर से एयर जा रहा है, एयर में वेवलेंथ बढ़ जाती है क्योंकि वेलोसिटी बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट होती है, सोर्स चेंज होने पे ही फ्रीक्वेंसी बदलती है, ठीक है। तो वेलोसिटी और वेवलेंथ बढ़नी चाहिए थी, हमको 600 से ज्यादा चाहिए, 600 से ज्यादा 800, आंसर हो गया बिना कैलकुलेशन, ठीक है। बिना कैलकुलेशन आप उस चीज को वहां पे लिख सकते हो। The interface AB between two media A and B is shown in the figure. In the denser medium A, the incident ray PQ makes an angle of 30 degree with the horizontal. The refracted ray is parallel to the interface. मतलब क्या हो रहा है, क्रिटिकल एंगल पे हिट कर रहा है, ठीक है। अब सबसे बड़ी मिस्टेक मैं करता हूं और फिर बताता हूं। तो क्या हो गया, यहाँ पे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा हुआ है उसने बी विद रिस्पेक्ट टू ए पूछा है, राइट। तो अगर हम ये करते हैं तो ये हो जाएगा एन ए साइन 30 इज इक्वल टू एन बी साइन 90, हमें b विथ रिस्पेक्ट टू a चाहिए, तो एन बी बाई एन ए इज इक्वल टू हाफ, और यहां मेरा नंबर कट जाए। देखो हाफ है ही नहीं ना, इन्होंने तो हमें बचा लिया कि हाफ नहीं है, अगर हाफ होता तो आधे से ज्यादा लोग मार्क कर देते हैं। और मिस्टेक क्या होती है, ये ना मैं 10th स्टैंडर्ड से देख रहा हूँ सब मिस्टेक करते हैं, अरे यार एंगल जो लेते हैं वो नॉर्मल से लेते हैं, सरफेस से कभी नहीं लेते, इसने नॉर्मल से नहीं दिया, इसने सरफेस से दिया है। नॉर्मल से जो एंगल है 60 डिग्रीज है, तो यहाँ पे आपको आना चाहिए था 60 डिग्रीज ना, एन ए साइन 60 इज इक्वल टू एन बी साइन ए, और अगर आप ऐसा करते तो आपको एन बी बाई एन ए आ जाता √3/2, और वो ऑप्शन आंसर में है, ए ऑप्शन, ठीक है। तो अगेन सिंपल क्वेश्चन, सिंपल होना अच्छी बात है, लेकिन सिंपल के साथ ये याद रखना कि सिंपल में कुछ तो ट्रिक छिपा होगा, तो आप प्लीज उस पर ध्यान देना, सिली मिस्टेक में अपने नंबर यूज नहीं करना, ठीक है। और जैसे मैंने बोला कि अगर ये लूज हो भी गए होंगे तो अब आप उसको स्ट्रेस करके कवर नहीं कर सकते हो, स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। दिस दिस एंटायर पेपर डिस्कशन इज जस्ट टू मेक श्योर कि आप जब इन पेपर्स को समझो पढ़ो तो आपको एक आइडिया मिल जाए कि यार इन क्वेश्चंस में मैंने क्या मिस्टेक की है और मुझे वो मिस्टेक आगे रिपीट नहीं करनी, ठीक है। वी आर ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स बाय डिस्कसिंग दिस पेपर, ठीक है ना। मैं आपको डराने के लिए ये चीज कर रहा हूं, ना मैं आपको आपके स्कोर बताने के लिए ये चीजें कर रहा हूं, आपका स्कोर कुछ भी है, जैसे मैंने कहा कि आपको फिर मौका मिलेगा उस चीज को कवर करने का, इसलिए आप इस चीज पे फोकस मत करो कि मेरे स्कोर कहाँ चले गए, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, डिजेक्टेड होने की कोई जरूरत नहीं। मेजर चीज सीखो, क्या बताया था लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में बताया था कि यार या तो यू विल या तो यू विल विन या तो यू विल लर्न, right? So we are if you win good, if you don't learn from it, don't repeat it, ठीक है। ये हो गया, ये भी एक अच्छा सवाल था जो ज्योमेट्री बेस्ड था, नहीं इसके पहले ये वाला है, सॉरी ये वाला भी बचा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि टू मीडिया ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय प्लेन बाउंड्री, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए एंड बी इज दिस मच, क्रिटिकल एंगल फॉर रे ऑफ लाइट फ्रॉम मीडियम ए टू बी, ठीक है। तो ए से बी जा रहा है, ए में स्पीड पता है और बी में स्पीड पता है, तो अगर हम ए से बी में जा रहा है तो एन ए इंटू साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, और वहां कितना हो जाएगा, एन बी इंटू साइन 90, ठीक है।
अब यहां से मुझे क्या चाहिए, साइन सी। साइन सी क्या होता है, एन बी बाई एन ए यहां से, राइट। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए बाय वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ ए कितना दिया हुआ है, 2 इंटू 10 टू द पावर 5, ये दिया हुआ है 2.5, 10 टू द पावर 8 कट जाएगा, इसको 5/2 लिख दो तो ये 4/5 हो जाएगा। आंसर क्या आ गया, साइन इनवर्स 4/5। देखो इसमें एडवांटेज ये है कि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन आपको बेसिक लगाने आना चाहिए कि आप स्नेल, मैंने अभी तक ज्यादा स्नेल्स लॉ यूज किया, राइट। सारे क्वेश्चन में मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, स्नेल्स लॉ यूज किया है, और ये देखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो किससे डायरेक्ट प्रपोर्शन में है और किससे इनवर्स प्रपोर्शन, ठीक है। तो ये डायरेक्ट और इनवर्स प्रपोर्शन वाली कहानी जो है वो हमें पता। आगे चले, ये हो गया, बहुत सिंपल सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। ये बोल रहा है कि मेरे को ये थीटा की वैल्यू निकाल दे दो इन टर्म्स ऑफ एन। अगेन स्नेल्स लॉ हमारी हेल्प करेगा, देखो कैसे। ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। यहां से लाइट आई, ऐसे गई, फिर यहां से वो ग्रेजिंग एंगल। अगर ये नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दूसरे कलर में दिखाता हूँ। देखो ये ऐसे आई, यहाँ गई, ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाता हूँ तो मुझे ये एंगल जो है ये थीटा दिया हुआ है। लेट्स अज्यूम फॉर द टाइम बीइंग कि रिफ्रैक्शन एंगल R1 है, तो ये 90 माइनस R1 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है, तो 90 माइनस R1 90, तो ये कितना हो जाएगा R1। फिर यहाँ परपेंडिकुलर बनाओगे तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस R। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो जाए, और यहाँ तो आपको बताइए 90, ठीक है ना। कमिंग बैक टू आवर पार्ट, अगर ये लिख लिया है तो देखो इधर इक्वेशन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, बाहर एयर है, 1 साइन थीटा इज इक्वल टू एन साइन R1, ठीक है। यहां बोल सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू एन साइन R1। यहाँ पे इक्वेशन लगाते हैं, यहाँ पे इक्वेशन लगाएंगे तो यहाँ तो साइन 90 है, तो यहाँ पे लिख देंगे, बाहर फिर से एयर में इस तरफ पहले लिख रहा हूँ, ठीक है। इस तरफ वाला कितना हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू, इधर कितना हो जाएगा, एन साइन 90 माइनस R1, जो कि हो जाएगा एन कॉस R1। बस स्क्वायर एंड ऐड कर दो, स्क्वायर एंड ऐड करोगे इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू एन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और साइन स्क्वायर R1 प्लस कॉस स्क्वायर R1, यहां से आपको आ जाएगा साइन थीटा इज साइन थीटा कितना आया, रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1, साइन इनवर्स एन माइनस 1 विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा। बेसिक थोड़ा सा मैथमेटिक्स, मुझे पता है नीट वालों को थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, बिकॉज आपने 2 साल में बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं किया है, तो या मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि जिन्होंने नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको थोड़ी सी दिक्कत आई होगी इन प्रॉब्लम में, बट जेई वाले आई थिंक कर लेंगे इसको, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो ऑल यू नीडेड वाज फर्स्ट सरफेस पे आपको निकालना है, सेकंड सरफेस पे निकालना है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें सब लोग नहीं कर पाते हैं और मिस हो जाता है, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का रिलेशन है। अगर आप ये दोनों एंगल का रिलेशन नहीं निकालोगे तो ये सवाल नहीं सॉल्व, ठीक है। वो रिलेशन निकाले बिना ये चीज नहीं सॉल्व। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, yes, choose the incorrect statement. Potential difference between two terminals of a cell in a closed circuit is always less than the EMF. Okay, ये बात कर रहा है टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ की। हम तो बहुत दिन से पढ़ रहे हैं कि टर्मिनल वोल्टेज जो होता है वो होता है ईएमएफ माइनस आई इंटू आर। तो भाई टर्मिनल वोल्टेज जो है वो वी से तो कम ही होगा, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, टर्मिनल वोल्टेज जो है वो ईएमएफ से कम होगा, क्योंकि ई में से इतना घट गया है, ठीक है। तो टर्मिनल वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी इन अ क्लोज्ड सर्किट वाज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ। इक्वल कब होगा, ठीक है। तो इक्वल देखो, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग बोल दिया मतलब करंट तो फ्लो हो रहा है, अगर करंट फ्लो हो रहा है मतलब जो ईएमएफ है उसमें से उतना वो घट जाता है। ओपन सर्किट होता, अगर ओपन सर्किट होता तो आपका ईएमएफ और वोल्टेज जो है वो दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। ओपन सर्किट में क्योंकि करंट फ्लो नहीं करता, तो फर्स्ट वाला तो सही है, फर्स्ट वाला सही है, सी वाला तो इक्वेशन ही मैंने लिखा हुआ है, सी भी सही है। ग्राफ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ सेल एंड करंट थ्रू इट इज अ स्ट्रेट लाइन विद अ नेगेटिव स्लोप, यही तो है ना। इसको y ले लो, करंट को x ले लो, आपका ईएमएफ आ जाएगा और नेगेटिव आर आ जाएगा, ये बन जाएगा ग्राफ। इसका स्लोप जो है वो हो जाएगा आपका नेगेटिव आर, राइट, और इंटरसेप्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा ईएमएफ।
ठीक है, कोई कंफ्यूजन? तो ये ए सी डी सब सही है। बी वाला जो पार्ट है जो बोलता है कि टेम्परेचर डिक्रीज आने पे आपका जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो कम होता है। अब ये जो है ना, ये सिर्फ सॉलिड चीजों, मतलब सॉलिड जो कंडक्टर होता है उसमें होता है। ये सॉलिड कंडक्टर में आपका ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कम होता जाता है। समझ रहे हो? कंफ्यूजन तो नहीं है इस चीज में? ये तीनों पॉइंट जो है वो तो v इक्वल टू वो इक्वेशन से कनेक्ट हो जाते हैं, एक ही इक्वेशन से, ये जो दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन जो एक पॉइंट सेकंड वाला दिया हुआ है बी वाला, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में, उसमें क्या होता है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना तो आयोनिक मोबिलिटी बढ़ जाती है, आयंस फास्ट मूव करने लगते हैं, एंड बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन आयोनिक मोबिलिटी द रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस। तो आपको यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस सेल डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर होना था यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लो। Two cells of EMF 2 volts and 6 volts and internal resistance 0.1 ohms and 0.4 ohms respectively are connected in parallel equivalent EMF। अब equivalent EMF में बेसिकली हम करंट को मैच करते हैं, राइट? तो पहले वाले का करंट, ये कलर में कुछ नहीं लग रहा, दूसरा कलर देखो। तो पहले वाले का EMF अपॉन उसका EMF रेजिस्टेंस, दूसरे वाले का EMF अपॉन दूसरे वाले का विल बी इक्वल टू E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, है ना। अब इसमें से R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे भाई? पैरेलल का फॉर्मूला तो पता ही है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, राइट। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो R1 R2 हमको पता है, R1 R2 क्या है हमारा, 0.1 एंड 0.4, तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई 0.5, तो दिस इज 4/50। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, ये पता है, तो इवन बाय R1 करते हैं। इवन कितना है हमारा 2 वोल्ट्स और वो 0.1, तो ये हो गया 20। दूसरा कितना है, आ गया 6/0.4 दैट इज 60/4 दैट इज 15 इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट, और ये कितना है हमारे पास 4/50, तो ये 4/50, तो ये हो गया आपका 35 इंटू 4/50 इज इक्वल टू E, राइट। तो ये हो गया 5 7 5 10 28/2, 2.8 वोल्ट आपका टोटल EMF आ चुका है, ठीक है। ये एक इक्वेशन है और इसके R इक्विवेलेंट निकालने आना चाहिए आपको, पैरेलल सर्किट आ जाएगा। अगर आपने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस किए होंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के, तो सेल कॉम्बिनेशंस का सेक्शन में से ये क्वेश्चन है, और बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको इजी नंबर आ जाएंगे, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने नंबर्स हर बार हमें ऐसे दिए हैं कि हमको कैलकुलेशन के लिए लॉग टेबल इन सब की जरूरत नहीं है, विच इज अ गुड थिंग। डोंट, दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन कैलकुलेशन, दे आर डिपेंडिंग ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। अब देखो ये बोलता है कि यार ये ना थोड़ा सा केमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है, एक का पोटेंशियल V प्लस हो जाएगा, एक का V माइनस हो जाएगा। हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते थे? इलेक्ट्रोड भाई जिसका नेगेटिव चढ़ गया है, देखो ये नेगेटिव जो है ये हमारा इलेक्ट्रोड का है, ठीक है, तो आपका सोल्यूशन जो है पॉजिटिव हो जाएगा। तो बेसिकली आप क्या करोगे इस केस में, तो आपका जो पॉजिटिव वाला है उसमें से अगर नेगेटिव वाले को माइनस कर दोगे तो आपका ईएमएफ आ जाएगा। जैसे समझो ये अगर 5 वोल्ट पे चला गया, ये -3 वोल्ट पे चला गया, तो 5 माइनस -3 इज द टोटल डिफरेंस ना, दोनों का डिफरेंस चाहिए हमें। तो दोनों का डिफरेंस कैसे निकालेंगे? 5 माइनस -3, ठीक है। तो ये 5 -3 करके 8 वोल्ट आपका डिफरेंस आ जाएगा, और वो क्या हो जाएगा अभी ईएमएफ ऑफ द सिस्टम। तो ईएमएफ आपका आ जाएगा माइनस करके, और माइनस करके ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये आ गया आपका इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट, यस, 5 आइडेंटिकल सेल्स ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट्स एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या देखो ये अभी मैंने जो किया वही है, 5 है ना, तो पांचों को ऐड कर दो, तो पांचों का E बाय R अगर करते हो तो 5 इंटू 2/0.1 हो जाएगा। E इक्विवेलेंट चाहिए हमको। R इक्विवेलेंट अगर आपका पांचों रेजिस्टेंस सेम है तो पैरेलल में क्या होता है N/5, तो आपका कितना है 0.1/5, ये 5 ये 5, 0.1 कट गया, और E इक्विवेलेंट कितना आ गया हमको 2 वोल्ट, और हमारा R इक्विवेलेंट कितना है हमने अभी देखा 0.1/5, ठीक है। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारा करंट इन द सर्किट आ जाएगा E बाय R प्लस कैपिटल R। E कितना है हमें 2 वोल्ट, कितना है 2 वोल्ट, और 9.98 अपॉन 0.02 इज 10, तो आ गया 0.2 एम्पियर्स इज द करंट। अच्छा ये वाला अगर नहीं भी क्लिक हो तो इससे नेक्स्ट वाला और इजी है, ठीक है। ये समझ गया क्या किया मैंने? टोटल ईएमएफ निकाला, टोटल रेजिस्टेंस निकाला इंटरनल बैटरी के लिए, और फिर सर्किट में
E अपॉन R प्लस R लगा दिया करंट के लिए ना। अगर इस चीज को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, अगर थोड़ा सा आगे समझते हैं इस चीज को, ठीक है, तो अगर इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं तो एक सेकंड चार्जर करने लगा या सो बेसिकली हम अगर इसको देखते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम देखते हैं तो हमारा सर्किट में अगर हम चेक करते हैं तो अक्रॉस द सेल इन द ओपन सर्किट इज 6 वोल्ट्स, ठीक है, और बिकम्स 4 वोल्ट व्हेन द करंट इज ड्रॉन, राइट। तो ओपन सर्किट में जो ईएमएफ होता है या सॉरी जो वोल्टेज होता है वो ईएमएफ होता है, ठीक है। अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो वो क्लोज सर्किट में होता है और आपको करंट दिया हुआ है, कितना ड्रॉ कर रहा है ये 2 एम्पियर्स। इक्वेशन याद है, E इज इक्वल टू सॉरी V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, हमें ये चाहिए तो ये वहां जाएगा, E माइनस वी बाई आई इज इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। E माइनस वी करो, 2 आ गया, I आ गया 2, ये आ गया R आ गया आपको 1। देखो अगर आपको एमसीक्यूज में डिफिकल्ट क्वेश्चन आए थे तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उस चीज के कंपेंसेशन के लिए आपको सेक्शन सी और डी ऐसा दिया था कि आप उसमें अपने स्कोर्स को वापस बेटर कर पाओ, ठीक है। अगर आप अभी सारे क्वेश्चंस देखोगे तो आई डोंट थिंक एनी ऑफ द क्वेश्चंस वेर एनीवेयर अबाउ द लेवल ऑफ 1.5। स्पेशली अगर मैं उन क्वेश्चंस की बात करूं जो डेरिवेशन और थियरी बेस्ड थे, वो तो 1 लेवल के थे क्योंकि वो डायरेक्ट एग्जिट से उठा के छापे हुए थे, ठीक है। तो अगर आप सी और डी में अच्छा कर गए हो, अगर आपको यहाँ से दिख रहा है कि यार सी और डी में अच्छा आ रहा है, तो आपका स्कोर अच्छा आ जाएगा, इतना कोई डिफिकल्टी नहीं है उसमें, ठीक है। लेकिन आपको जैसे मैंने बताया कि आपको बहुत सारी चीजें, जैसे कुछ क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा केमिस्ट्री बेस्ड हो गया, तो ये सब चीजें जो आ रही है हमें, ये सब इसलिए आ रही हैं, जैसे मैंने बोला कि द प्लान इज टू चेंज एवरीथिंग इनटू अ ओपन बुक एग्जाम। ओपन बुक एग्जाम में ये चीज चेक की जाएगी कि आपने जो पढ़ा है वो सिर्फ रटा है कि समझा है, राइट। और हमारा फोकस इसीलिए हम यहाँ पे यही चीज फोकस करते हैं और इतने लंबे लेक्चर्स लेते हैं कि आपको समझे, ठीक है। समझना इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। आप अगर सिर्फ वीडियोस देखते रहोगे और उसका थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं लोगे तो आपको दिक्कत है। एंड दैट इज व्हाई आई ऑलवेज आस्क यू टू आस्क मी क्वेश्चंस, जैसे मुझे पता चले कि आप इंटरैक्शन में मुझे बता तो पाओ कि आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, ठीक है। तो अभी से भी आगे भी आप जहां भी जाओ, जो भी आप ज्वाइन करो, जैसे भी आप पढ़ो, लेकिन आप हमेशा ये फोकस करो कि आप हमेशा इंटरैक्टिव रहो क्लास में, ठीक है। हमारी क्लास में भी अगर आप आ रहे हो तो आप प्लीज आस्क क्वेश्चंस, आस्क मोर एंड मोर, बिकॉज पैटर्न्स चेंज होने वाले हैं। सिर्फ पीछे बैठ के रट के आपको नंबर अब नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपको ये फोकस करना पड़ेगा कि मैं जो भी चैप्टर पढ़ रहा हूं उसके बारे में क्या मुझे पूरा नॉलेज है। जब आप उस चैप्टर की थियरीज मुझे एक्सप्लेन कर पाएंगे, देन ओनली वी कैन कंसिडर कि यू आर वेरी गुड इनफ टू एक्चुअली अटेम्प्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस एंड पेपर्स। तो आप इसी चीज पे फोकस कीजिए कि सिर्फ वीडियोस देखना या रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने से बेटर है कि आप इंटरैक्टिव सेशंस में पढ़ें और आप उस चीज को अप्लाई करके अपने सवाल लेके आए और पूछें। बी अटेंटिव, बी अ लिटिल पैसिव पढ़ाई नहीं चलेगी, इसको बोलते हैं पैसिव पढ़ाई कि यार कर लेंगे देख लेंगे, वो वाले में आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अब आपको ये करना है कि यार जो भी चीज है उसके लिए मैं पहले से रेडी हूं, मैं पहले से सवाल हूं। आप एक्टिव पढ़ाई करेंगे तो आपको फायदा भी होगा, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी एंड यू विल बिकम अ स्मार्टर पर्सन इन द फ्यूचर। ये हमारे 4 सेक्शंस हो गए, एक सेक्शन और बचा हुआ है, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट सून। जैसे मैंने बताया कि ई सेक्शन भी उतना डिफिकल्ट नहीं था, अगेन फॉर द सेम रीजन, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग क्वेश्चन ऐसे बना दिए थे कि आपको ट्रिक करना था, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं, इसमें से आपने जो भी सीखा हो उसे लेके अगले एग्जाम में अप्लाई कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।